हाँ भाई, बातचीत बंद करो। क्या लिखा था लास्ट? वर्णमाला मैंने संधि के परिप्रेक्ष्य में आपको कुछ बातें लिखाई थी, जिसमें आपको 3 चीजें याद रखनी है। वर्गीय व्यंजन, घोष अघोष, स्वर रचना। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना है। और शायद जहां तक मेरी जानकारी है, इसके अलावा एक मैंने अल्प प्राण महाप्राण लिखाया था, बाकी कुछ भी नहीं लिखाया था। ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो मैं फिर कह रहा हूं, ना तो हमने वर्णमाला पढ़ी है, ना वर्णमाला का अपने दूर दूर तक कोई संबंध है। अब कुछ आपको वीडियोज ऐसे यूट्यूब पे मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे। उन पे पढ़ाते समय कुछ गुरुजन साथी ये बताते हैं कि वर्णमाला टॉपिक कोर्स में होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता, कभी भी पूछा जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वर्णमाला का सवाल कभी आएगा नहीं, मैं ये कहता हूं अगर आ गया तो आपके नंबर नहीं कटेगा, इसकी गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि सवाल डिलीट हो जाएगा। किसी भी सिलेबस में आज तक ऐसा नियम नहीं बना है कि टॉपिक नहीं लिखा और फिर दे दे, क्योंकि मैं केवल व्याकरण नहीं पढ़ाता हूं, मैं शिक्षा शास्त्र पढ़ाता हूं, जिसमें एक ब्लूप्रिंट हम लोग पढ़ाते हैं। आपने कभी नाम जरूर सुना होगा, बोर्ड एग्जाम के समय अपने स्कूल में एक ब्लूप्रिंट आता था, और उस ब्लूप्रिंट का नियम ये होता है, और उसमें एक टॉपिक पढ़ाते हैं मूल्यांकन। मूल्यांकन की एक विशेषता पढ़ाते हैं हम लोग, उसे कहते हैं वेदता। कोई भी मूल्यांकन अगर अवैध होता तो वो मान्य ही नहीं होता है। वेदता का मतलब, जैसे आपको मैं वेदता कहूं तो किसी का रिचार्ज खत्म होने वाला तो उसको वैलिडिटी याद आती है, क्योंकि जब फोन लगा रहे हो अभी तो आपको कह रही है लुगाई कितने प्यार से रिचार्ज करवा ले, तेरी वेदता खत्म हो रही है। तो वेदता का मतलब होता है वैलिडेशन, और वैलिडेशन का मतलब होता है कि एक मूल्यांकन जो होता है ना, उसका एक नियम होता है कि जिन उद्देश्यों का निर्धारण किया गया उन उद्देश्यों के अनुसार ही मूल्यांकन तैयार होगा। तो यहां उद्देश्य का मतलब होता है सिलेबस। तो आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहो, कभी भूत होना भविष्य आया ही नहीं है। आएगा तो इतना जरूर है, आ जाए तो आ जाना, आप आराम से लेके। नंबर तो नहीं दिला सकते पर कटने नहीं देंगे, ये पक्का है। तो सिलेबस के बाहर नहीं आता है। और ऐसा ही में क्यों पूछेगा वो सिलेबस के बाहर? सिलेबस कम है क्या है? तो अपने आराम से लेके पढ़े। अरे क्यों, अभी तो तुमने शुरुआत की है, अभी एसआई की भर्ती आएगी, फिर खूब सारी चीजें आपको इधर उधर लेके मिलेगी। ये ऐसे नहीं होता, ये वैसे होता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक तैयारी करोगे ना तब तक ये स्थिति हर सब्जेक्ट में रहेगी। आपको 90 + 5, 90 - 5। प्लस माइनस का तात्पर्य क्या है कि यहां पर, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं आपको। हिंदी तो एक ऐसा विषय है जो विज्ञान आधारित है, क्योंकि मैंने आपको शायद कभी बताया था कि विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें सबसे अधिक अगर वैज्ञानिकता किसी में है तो किस भाषा में है? हिंदी में है। हिंदी सर्वाधिक विज्ञान प्रदत्त भाषा है। विज्ञान का मतलब ऐसे नहीं कि वहां प्रयोग करते हैं, गैस बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन, नहीं। विज्ञान का मतलब होता है हिंदी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना लचीलापन है कि चीजें बदलती बहुत ज्यादा है। संविधान की विशेषता पढ़ते हो, संविधान लचीला है, मतलब उसमें परिवर्तन संभव है, ऐसी चीजें बनाई गई है। उसने कहा कि उस रास्ते से नहीं जाओगे, पर मैंने कहा ये नहीं कहा है कि इस रास्ते से नहीं जाना है। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था है। उसने साफ साफ तौर पर कड़े शब्दों में कहा है कि उस दरवाजे से कोई नहीं निकलेगा, पर उसमें यह नहीं लिखा गया कि इस दरवाजे से भी कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब, इसको लचीलापन बोलते हैं। तुम उधर से मत जाओ, इसका संकेत यह है तुम इधर से निकल सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसीलिए तो भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहते हैं। भारत में अपराध करने के बाद में सजा से पहले बाहर निकलने के प्रावधान है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कभी ध्यान से पढ़ोगे, सर पढ़ाते हैं आपको तब। तो विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिकता प्रदत्त भाषा का मतलब ये होता है कि सर्वाधिक चेंजेस है। चेंजेस क्या होता है? मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, अभी चेंजेस की शुरुआत अभी होगी आपके। अब आपको मैं समास पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते मैंने लिखा है कि बेटा जो श्वेतांबर शब्द होता है वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है।
बेटे को बहुत मुश्किल से समझ में आया श्वेतांबर में बहुव्रीहि समास होता है। जैसे ही समझ में आया तुरंत अगला स्टेटमेंट लिखाता हूं, लेकिन इसका प्रयोग अगर ऐसे हुआ तो इसमें बहुव्रीहि समास नहीं होगा, बेटा बर्बाद। इसको लचीलापन बोलते हैं, चीजें चेंज होती रहती है, ध्यान रखना है। तो प्लस माइनस का मतलब यह होता है कि मैं तुम्हें कितना ही समझा दूं, घर वालों तुम्हें कितना समझा के भेजा यहां पर कि बेटा सिर्फ पढ़ना है, और कुछ बच्चे तो इतने ईमानदार हैं जो सिर्फ पढ़ने के अलावा सब कुछ कर रहे हैं, और कुछ बच्चे सिर्फ पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब कभी कभी पढ़ते हैं, कभी कभी छुटपुट घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो वो लेके चलता रहता है। एक तो ध्यान रखना, जहां पढ़े हो, जिससे पढ़े हो, अगर सच में सिलेक्शन चाहते हो तो आस्थावादी दृष्टिकोण रखें। और ये तब रखना है, मैं आपको फिर याद दिला दूं, मेरा सिलेबस पूरा होने से पहले मैं चाहता हूं कि मेरे साथ तुम लोग सारे पेपर मिलाते चलो, क्योंकि पीछे से फेंकी हुई जो तलवार हो, चाहे भाला और कुछ भी हो, वो पीठ तक पहुंचे कोई गारंटी नहीं, वो पैरों में लगेगा। मैं यहां हूं, पढ़ा रहा हूं, तब तक पुरानी भर्ती परीक्षाओं के पेपर मिलाओ। और मैंने पहले दिन कहा, मैं अब भी कह रहा हूं, इसको लिख के ले लो। अगर पुरानी भर्ती परीक्षाओं के कोई भी प्रश्न हल नहीं हो रहे हैं, इवन 10% तो हल हो रहे हैं, बाकी 90% में नील बट्टा सन्नाटा है, तो ये आस्था गई भाड़ में, अपने नहीं रखनी है। आस्थावादी दृष्टिकोण का मतलब है कि पढ़ाने के बाद में कम से कम पिछली भर्ती परीक्षाओं के 90% या 80 से 90% सवाल हल होने चाहिए, किसी भी हालत में होने चाहिए। जो कॉन्सेप्ट पेपर में पूछा वो मेरा यहां लिखाए हुए कॉन्सेप्ट से मैच खाए, तब ध्यान रखना है आपको एग्जाम के टाइम कभी भी यूट्यूब का सहारा लेके और शिक्षक से नहीं पढ़ना है। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, किसी विषय में मत पढ़ना, क्योंकि इससे तुम डबल माइंड हो जाते हो। अरे हिंदी तो एक ऐसा विषय जिसमें परिवर्तन है। आपको कई जगह हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में फैक्ट में इधर उधर अंतर मिलता है। अब तुम्हें मान लो, एक उदाहरण बताता हूं कि एक घटना लिखाई आपको और उसमें यह लिखा है, जैसे मान लो सिंधु सभ्यता से एक सवाल आता अगर तुम्हारे कोर्स में है, तो वो कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसी वस्तुएं देते हैं कि कौन सी वस्तु कहां मिली थी, कौन सी वस्तु कहां नहीं मिली थी। ये जब हम तैयारी करते तब से लेके एक सवाल आज भी बनता है कि भाई घोड़े के सींग कहां मिले, घोड़े के सींग खैर होते नहीं है, हाथी के कहां मिले, बैल का जो है कहीं अवशेष मिले कि नहीं मिले, ये चित्र मिला, वो चित्र मिला, ऐसे लेके कुछ पूछा जाता है। तो कई बार मान लो यहां गुरुजी ने तुम्हें लिखा दिया कि बैल के अवशेष वहां नहीं मिले, कुत्ते के अवशेष वहां नहीं मिले, कुत्ता सौदान का अवशेष वहां नहीं मिले, तो सर ने लिखा है मिले और एक जगह पढ़ा दिया नहीं मिले, और हो सकता पढ़ा है नहीं। आपके पास एक ऐसी प्रमाणिक बुक है जिसमें लिखा गया कि कुत्ते के सौदान के जो है अवशेष वो गुजरात में मिले, आपको लिखाया गया पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिले। मान लो एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। अब वो किताब ऑथेंटिक है, गुरुजी ने भी यहां लिखा रखा है, अब तुम डबल माइंड होते हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए था, तुम्हें जब सर टॉपिक पढ़ा रहे थे ना, तभी सवाल मिला लेने चाहिए थे, जिससे तुम्हारी समस्याएं खत्म हो जाती है। तो 90 प्लस माइनस का मतलब होता है कि आप आगे बढ़ोगे ना जैसे जैसे, तो चीजें बहुत सारी नहीं पढ़ोगे। जैसे ये वर्णमाला वाला कॉन्सेप्ट है, ये बच्चे पढ़ेंगे, और ये तो अभी भर्ती नहीं आई, उससे पहले मेरे पास बच्चे आ गए। मेरा सिलेबस हो गया था, बैच नंबर 6 या 6 ही था मेरे हिसाब से, या 7 था, तो बच्चे उसी बिल्डिंग में आ रहे थे और मेरा कोर्स हो गया। एक बच्चा वीडियो लेके आया था, तभी मैं बता रहा हूं, आप यूट्यूब पे देखोगे कि सर ये सर पढ़ा रहे हैं, इन्होंने कहा कि वर्णमाला कहीं भी लिखा होना अनिवार्य नहीं है, हिंदी में वर्णमाला कभी भी पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो थोड़ा लेके आप मस्त रहिएगा। एक ऐसा टॉपिक जो चीर प्रतीक्षित रहा है, जिसका लेके इंतजार आपने किया होगा कि एक बार संधि हो जाए तो कुछ समझ में आए। बाकी संज्ञा सर्वनाम तो स्कूल के टाइम से आ रहे हैं। संधि की कुछ बेसिक बातें सुनना। आपसे पूछे संधि क्या है तो क्या उत्तर होगा? संधि क्या मित्रों? यौगिक शब्द है। संधि यौगिक शब्द है। मित्रों क्या का मतलब हमेशा याद रखो, शब्द भेद पूछ रहा है वो। दूसरी बात, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है मित्रों? जोड़ना। और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संधि का अर्थ क्या होता है? समझौता। इतिहास में तुम संधि पढ़ते हो तो वहां तो जोड़ना नहीं होता है, वहां पर संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझौता। मैं अगर तुम्हें हिंदी में बोल के कहता हूं, हिंदी विषय में पढ़ाते हुए कहता हूं कि बेटा यहां पर संधि हुई है, इसका मतलब तुम समझ जाओगे जुड़ा है। और अगर मैं कहता हूं दो राजाओं के मध्य संधि हुई है, इसका मतलब वहां पर समझौता हुआ है, ये ध्यान रखना है।
अच्छा, संधि कहते किसे? दो वर्णों के, दो या दो से अधिक वर्णों के? पहले तो ये बताओ कौन कौन इस बिंदु से सहमत है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं? बहुत अच्छे से सुनना, कौन कौन सहमत है कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं? हाथ खड़े करो। हाँ, दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और कौन कहता है कि दो या दो से अधिक वर्ण मिले तो संधि होती है? अब वो आवाज विलुप्त हो गई। बहुत अच्छे से सुनना, दो वर्णों के मेल को भी संधि नहीं कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को भी संधि नहीं कहते हैं। एक शब्द अपन छोड़ रहे हैं जो इन्होंने कहा, उसकी बात कर रहा हूं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार बोले तो परिवर्तन, को संधि कहते हैं। देखो, एक तो दिमाग से ये कचरा बिल्कुल निकाल लेना कि संधि समास में बेसिक सवाल नहीं बनते हैं। ऐसा ही में सबसे ज्यादा बेसिक सवाल बनते हैं। तुम आज मेरे से लिख के ले जाओ, 40 प्रश्न ऐसे होंगे विदिन 5 मिनट में हल हो जाएंगे। अभी लिख लो तुम मेरे से, पुराना पेपर मिला लेना, मजाक नहीं कर रहा हूं। 40 प्रश्न ऐसे एकदम बच्चों टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एकदम मतलब वन साइडेड बैटिंग कर लेना तुम। 5 मिनट में 40 के 40 हल है और 5 मिनट में गोले भर दोगे। 40 सवाल तो आपके 10 मिनट में खत्म है। आप नंबर कब मानना है कि मैं एसआई की रेस में अब हूं, यहां तक आते हो ना तो ये मध्यम वर्गीय परिवार है। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई के मामले में अंबानी परिवार को टच कर रहा हूं तो सोच लेना 71, 72, 73 ये गिनती शुरू हो जाए तब समझ लेना कि हां अब मेरे नंबर आ रहे हैं। बाकी आज मेरे से लिख के ले लो और कल आरटीआई लगा लेना कि 65+ नंबर पिछले 3 पेपरों में कितने बच्चों का आए थे हिंदी में, तुम्हें ना खुल जाएगी अपने आप। लगभग 80,000+ बच्चे मिलेंगे जिनके 65 सवाल हिंदी में सही है। अरे 40 सवाल तो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं, थर्ड ग्रेड वालों को बिठा दो, उनके टॉपिक ही नहीं इतने कोर्स में, वो भी निपटा के आ जाएंगे। तो अपने 70 से ऊपर गिनती शुरू करनी है कि हां अब मेरी पढ़ाई आ रही है, ये ध्यान रखना है। तो ये 15 सवाल ही करने का मामला है, बाकी तो ठीक है, खुश मत होना मैं 65 करके आएगा, कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो बेसिक सवाल भी पूछे जा सकते हैं। और बेसिक की बात करूं तो मैं एक शब्द सिखा रहा हूं, अच्छे से लेके देख लेना। संयोग 2018 एलडीसी का पेपर जाके जरूर मिलाना वापस, वहां पर एक शब्द आया था देश प्रेम। सवाल ऐसे बना था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि नहीं संयोग है? तो सम धन योग, सम का मतलब होता मित्रों बराबर, योग का मतलब होता जोड़, यानी जहां दो शब्द या शब्दांशों का ऐसा मेल जहां पर विकार उत्पन्न नहीं होता है। दो शब्द या शब्दांशों का ऐसा मेल जहां पर उनके मिलने से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, वो स्थिति क्या कहलाती है? संयोग। ये ध्यान रखना है। जहां दो शब्द या शब्दांशों के मेल से विकार उत्पन्न ना हो। शब्दांश बोले तो मैं किसकी बात कर रहा हूं भाई? हां, किसकी बात कर रहा हूं? उपसर्ग की। तो पहले तो अपन देश प्रेम से ही समझौता करते हैं। देश धन प्रेम बराबर देश प्रेम। एक बात याद रखना, घर में भी कभी बच्चों को पढ़ाओ ना, एक चीज का हमेशा ख्याल रखना। हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे हैं जो घर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाया करें। ऐसे कभी मौका मिलता है, रेंट पे रह रहे हो, आस पड़ोस में कोई बच्चा है कभी पढ़ने आता है तो भी लेके पढ़ाया करो। पर पढ़ाई क्या, लड़कों की समस्या है, आजकल के टिंगर सारे इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं, तो अपने समस्या वो और है। भाई देखो, आप दुखी नहीं हो, मैं भी हूं। अब जहां बेटी जाती है वहां से नोटिस वगैरह जो लिख के भेजते हैं, ये तो भला है फोन का, वो इंग्लिश में लिख के भेजते हैं। मैं तुरंत फोटो खींच के गूगल पे डालता हूं, ट्रांसलेशन हो जाता है।
अगर मैं तो ये सोचता हूं ये नहीं होता तो अपन तो निपट जाते, जाना पड़ता रोज स्कूल में, बोलो मैडम क्या कह रहे हो। फिर एक दिन वापस मैंने मैसेज लिख के भेजा था उनको कि भाई ये इतनी सारी तुमने किताबें तो दे दी, इसको कौन सी किस दिन भेजनी है वो बताओ। पहले लिखा हिंदी में, फिर मुझे लगा बेइज्जती हो जाएगी, फिर पूरा हिंदी में लिखा फोन में गूगल में, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर ऐसे उतारा बढ़िया से, फिर पढ़ा तो पढ़ा ही नहीं जा रहा, आंखों में आंसू आ गए, ये इंग्लिश मैं लिख रहा हूं। अब उसने इतना लंबा मैसेज वापस भेजा लिख करके डायरी में, फिर उसका ट्रांसलेशन किया वापस। तो अपने मामला पढ़ाने वाला बैठता ही नहीं है। पढ़ाया करे, जब पढ़ाओ ना घर में छोटे बच्चों को कभी, तो उदाहरण ऐसे दिया करो जो उसने कभी सुने हो, कलिष्ठ उदाहरण नहीं देने हैं। मैं संधि में ऐसे ऐसे उदाहरण लिखा दूं संस्कृत के, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज अगर ऐसे उदाहरण लिखा के भेजूं, कल आधे बच्चे नहीं मिलेंगे ये संधि है, रहने दो, अपने वैसे ही नहीं बैठेगी। उदाहरण हमेशा वो लिखाओ जिसके एग्जाम में आने की संभावना हो और तुमने सुने हो। मैं कितना जानता हूं वो तुम्हें नहीं बताने आया हूं, मैं कैसे जानता हूं और तुम कैसे समझोगे, मैं उस पर बात करता हूं। अब देश प्रेम मैंने लिखा, क्यों लिखा, मैं सब तो और सब बहुत सारे जिसमें लिख सकता हूं, लेकिन तुम पुरानी भर्ती परीक्षाओं का पेपर मिलाओगे ना, वहां देश प्रेम वाला सवाल आएगा तो अपनी क्लास की बात तुरंत याद आ जाएगी, अच्छा क्लास में लिखाया था सर ने, हाँ। और कई बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं वाया सोशल मीडिया कि सर पिछली भर्ती परीक्षा के सारे सवाल आपकी कॉपी में से आए हुए। वो कितना बड़ा आदमी है, मैंने पिछले पेपर से उदाहरण लिखाए हैं। मतलब मैसेज का जो इंटेंशन होता है ना, बच्चा कितना सीधा साधा, कितना भोला मन है उसका, कि सर पिछली भर्ती परीक्षाओं में सारे प्रश्न आपकी नोटबुक से आए हुए हैं। अरे मेरी नोटबुक में जो मैंने उदाहरण लिखा है ना, वो पिछले पेपरों से लिखा है, ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बना रहे कि हाँ चीजें है उसमें लिखी हुई। अब एक बात सिखा रहा हूं, यहां ध्यान देना, शब्दांशों अच्छे से सुनना। संधि और उपसर्ग में कभी फर्क पूछे आपसे तो याद रखना मित्रों, संधि में विकार उत्पन्न होना अनिवार्य है और उपसर्ग में विकार उत्पन्न होना अनिवार्य हो जाए तो मना नहीं करता उपसर्ग, लेकिन वो ऐसा कहीं नहीं लिखा। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, देखो प्रतिधन एक, उपसर्ग एक नहीं, प्रति उपसर्ग है, विकार उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, होगा डेफिनेटली। क्या बना, प्रत्यय। ये संधि प्लस उपसर्ग है। उपसर्ग युक्त शब्द में संधि होती है और संधि शब्दों में भी उपसर्ग हो सकता है, लेकिन ध्यान रखना उपसर्ग लगने पर विकार उत्पन्न हो ऐसा किसी ने नहीं लिखा है। अन धन उचित, बोलो क्या बना, अनुचित। विकार उत्पन्न हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों, जैसा था वैसा ही तो जुड़ा, इसने किया क्या है भाई, ऊ इसमें आ गया। अब कई बच्चे क्या कहते हैं, सर इसमें तो परिवर्तन हो गया। अरे क्या परिवर्तन हुआ बता भाई, सर ये ऊ कहां गया, ये बैठा हो, परिवर्तन कहां हुआ, बाहर निकाल दो, खुला खुला निकल जाएगा, कोई समस्या ही नहीं है। हाँ परिवर्तन कहां हुआ, अनुधन उदित। अब परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये ऊ मिलके ये ऊ मिलके किसको लेके आगे, दीर्घ ऊ को लेकर, इसे विकार कहते हैं। यहां उपसर्ग है लेकिन विकार उत्पन्न हुआ है, और विकार उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब यहां पर संधि और उपसर्ग दोनों काम कर रहे हैं। उसके बाद में एक सवाल आता मित्रों, जिसको बच्चा बच्चा जानता है कि संधि के प्रकार कितने। अब देखना तुम्हारा उत्तर आएगा धड़ाधड़ यहां पर, लेकिन वो सही है कि नहीं है उस पर बात करेंगे। चलो बताओ संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। शाबाश, कौन कौन कहता 3 होते, हाथ खड़े करो। 1 2, अच्छा बाकी वालों के 3 नहीं होते हैं, कितने भेद होते हैं, हाथ लाया साथ में। 3 भेद होते हैं संधि के। अच्छा कहां पढ़े ऐसा, स्कूल में या आंगनवाड़ी में? अच्छा पक्का 3 भेद ही होते हैं संधि के, नाम बता। हाँ 3 ही होते, डरे नहीं, ध्यान रखना। अरे इसका तात्पर्य ये है, एग्जाम हॉल में जब तुम बैठोगे ना, तब बहुत सरल सवाल का उत्तर तुम्हें तुरंत आ जाएगा, और तुरंत आने के बाद में तुरंत तुम्हारा दिमाग वापस 0 लेवल पे चला जाएगा कि सच में यही उत्तर है क्या इसका। तो ये थोड़ा है ना कॉन्फिडेंस रखा करें, क्योंकि एक तो क्या होता है बच्चे को खुद पे भरोसा नहीं होता है कि यार किसी सवाल का जवाब मुझे इतना जल्दी कैसे आ सकता है। गलत है, तुझे जल्दी आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार बच्चों से सुनते हैं हम लोग,
सर पेपर आप बहुत इजी बनाते हो। अब समस्या कहां, पता वो पढ़ के आ गया, अब उसके सारे सवाल ठीक हो गए। तो वो ये कह रहा है कि सारे सवाल मेरे ठीक हो गए, इसका मतलब मैं नहीं पढ़ता हूं, तुम्हारा पेपर सरल था। थोड़ा भरोसा रखे खुद पे ना। और कई बार ऑनलाइन पढ़ाते समय एप्लीकेशन में जब कोई बैच चलता है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वहां क्या महारथी बहुत हैं, ऑनलाइन में क्या होशियार नहीं है, डेढ़ होशियार खोपड़ियां हैं। ये ऐसा ही का लेवल थोड़ी आप ऐसे उदाहरण लिखा रहे हो, तो तू लिखा दे। थर्ड ग्रेड का पिछली साल बैच चल रहा था, कॉम्प्लेक्स के ऊपर वाले हॉल से मैं नीचे उतर रहा था, तो भीड़ भाड़ थी, 700-800 का बैच था, पूरा पैक था। तो उस बैच में मैं उसी सीढ़ियों से उतरता जहां से बच्चे उतर रहे थे। तो बीच में कुछ आगे कुछ बालिकाएं चल रही थी, पीछे कुछ बालक चल रहे थे ऐसे। तो लड़कों को तो पता था मैं चल रहा हूं, लड़कियों को नहीं पता था कि मैं साथ में चल रहा हूं। तो एक मैडम चलते चलते कह रहे थे कि सर ये उदाहरण लिखाते हैं ना, ये बहुत हल्के हल्के उदाहरण लिखा रहे हैं, ऐसे थर्ड ग्रेड में नहीं आते हैं। उसको पता नहीं था कि पीछे चल रहा हूं। मैं कहा बेटा कल तू बताना, मैं लिखा दूंगा कौन कौन से उदाहरण लिखा है। वो छोरी 2 दिन तक कोचिंग ही नहीं आई। मजे की बात है थर्ड ग्रेड में संधि का सवाल ही नहीं आया। आनंद की बात तो यह कि थर्ड ग्रेड में संधि का सवाल दिया ही नहीं उसने। तो आप तो आराम से लेके सुनो एक अगला सवाल जिस पे बात करता हूं। मित्रों आपने लिखा कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, तो संधि कितने प्रकार से होती है वो बताओ। जे बात कितने प्रकार से, 4 प्रकार से होती है। अच्छा किस किस ने सुन रखा ये कथन बताओ। 4 प्रकार से होती है। नाम नहीं पूछूंगा, हाथ खड़े कर दो कि मैंने सर ये बात कभी सुनी तो थी। चलो बहुत अच्छी बात है कि 3 से 4 बच्चों ने सुन रखा है। देखो संधि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1, संधि 4 प्रकार से होती है, ये ध्यान रखना। और ये जो चीज आप पढ़ रहे हो ना, ये संस्कृत के अंदर मैंने रीट के एग्जाम्स के अंदर संस्कृत ग्रेड 2 सब्जेक्ट के अंदर इसके सवाल कई बार देखे हैं। तो अपने से पूछा जा सकता है, अपने को तैयार रहना है, ये ध्यान रखना है। तो संधि 4 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? आदेश, ये लो दे दिया इसको आदेश। दूसरा ये लो इसका हो गया लोप। तीसरा आगम, ये लो हो गया आगम। और चौथा प्रकृति भाव। अब इससे सवाल कैसे बनेगा पहले तो वो बता देता हूं। एक उदाहरण लिख के देगा, जैसे मैं आपको सीधा सा लेके समझाता हूं। जैसे मैंने लिखा रमेश। अब इसके सवाल सुनो। नंबर 1, रमेश में संधि कौन सी? स्वर संधि। रमेश में स्वर संधि का कौन सा भेद है? गुण स्वर संधि। और रमेश का विच्छेद क्या है? रमा धन ईश। ये 3 सवाल ट्रेंड में है, मतलब ट्रेडिशनल है, पारंपरिक है, और तुम जानते भी हो। संधि का नाम, संधि की पहचान और उपसंधि पूछिए। उपसंधि का मतलब है कि गुण विकल्प नहीं देता तो स्वर ठीक माना जा सकता है। लेकिन यहां पर चौथा सवाल यह बनता है जिसपे विद्यार्थी काम नहीं करता है कि रमेश शब्द है वो संधि रमेश में किस प्रकार की संधि है, कौन सी संधि नहीं, किस प्रकार संधि हुई है। तो आदेश, लोप, आगम या प्रकृति भाव, ये 4 विकल्प दे सकता है। या फिर ऐसे बदल के दे सकता है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में आदेश है, किस विकल्प में आगम है, किस विकल्प में लोप की संधि है और किस विकल्प में प्रकृति भाव की संधि है। तो आपको यह पता होना चाहिए आदेश क्या होता है, यह पता होना चाहिए लोप क्या होता है, यह पता होना चाहिए कि आपके जो है आगम क्या होता है, यह पता होना चाहिए प्रकृति भाव क्या है। हम लोग मित्रों जो अधिकांशतः संधि जो पढ़ते हैं वो संधि किसकी पढ़ते हैं? आदेश की। स्वर संधि पूरी किस पर टिकी हुई है? आदेश पर। आगम और लोप मोस्टली किस में होता है? व्यंजन संधि में। किस में होता है? व्यंजन संधि में। बाकी लोप का नियम विसर्ग में भी 2 जगह लिखाऊंगा। प्रकृति भाव पूरी संधि में एक ही नियम आता है, वो है विसर्ग संधि का एक नियम आता है। एक शब्द लिखाऊंगा, तुम्हारा काम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखो, सॉरी सुनो, आदेश। जहां 2 वर्णों के या मात्रा के मेल से नया वर्ण या मात्रा बने
उसे आदेश कहते हैं। बात आ गई समझ में? इसने क्या कहा आपसे? इसने आपसे यह कहा मित्रों, इसने कहा कि यदि कहीं पर दो वर्ण मिले या दो मात्राएं मिले या मात्रा और वर्ण मिले या वर्ण और मात्रा मिले, तो उनसे अगर कोई नया वर्ण या नई मात्रा का निर्माण हो जाए, वो तो आदेश। संस्कृत के किसी टीचर को पढ़ाते हुए स्वर संधि सुन लेना, वो आपको कभी गुण संधि नहीं पढ़ाएंगे, वो कहेंगे गुणादेश। क्या कहेंगे? गुणादेश, दीर्घादेश, यणादेश। मतलब ये क्या कह रहा है? यह आदेश का मतलब यण संधि से गुणादेश। अब देखो, मैंने आपसे कहा कि जब दो वर्ण मिले या दो मात्राएं मिले या मात्रा या वर्ण, वर्ण या मात्रा मिले, तो नई चीज बन के आती है। जैसे मैंने लिखा रमा का साथ, किसके साथ? ईश के साथ। अब देखना, अब यहां जो आपने लिखा है कि जगत प्लस ईश, बोलो क्या बना? जगदीश। त का आदेश क्या हो गया? द। ठीक है, रमा दनीश, आ और ई मिलके किसका आदेश कर रहे हैं? एक आदेश कर रहे हैं। बोलो क्या बना? रमेश। पहचान लोगे? मैं फिर कह रहा हूं, आज तक सब इंस्पेक्टर में ऐसा सवाल नहीं बना हुआ है। लोप की संधि का सवाल हिंदी ग्रेड सेकंड के पेपर में ला लेना, कई बार पूछा हुआ है कि किसमें लोप का उदाहरण है और किसमें आगम का उदाहरण। ये एक बेसिक सवाल है, बनता था पहले, लेकिन ऐसी चीजें अभी तक SI में नहीं आई है, तो अपने को तैयार रहना है। लोप, लोप किसे कहते हैं? जहां संधि करते समय किसी वर्ण या हटाया जाता हो। अपन जब संधि करते हैं, विच्छेद की बात नहीं कर रहा हूं, संधि करते समय, क्योंकि हम क्या लिख रहे हैं? संधि चार प्रकार से होती है। तो ये संधि नहीं है। संधि कौन सी है? ये है। ये संधि नहीं है। संधि कौन सी है? ये तो संधि का विच्छेद है। कोई गलती से पूछ ले ये संधि शब्द है क्या, तुरंत रेपटा खींच देना, ये विच्छेद है। और कई बार अपन मर जाते हैं, उसने लिख के दिया रामधन अवतार, बोले संधि शब्द है क्या? हाँ है। क्यों? अपने दिमाग में रामधन अवतार है ही नहीं, रामा अवतार छपा हुआ है। हाँ संधि कहां है? संधि भाई, संधि किसको कहूंगा? दो वर्ण मिले, उससे परिवर्तन हुआ, इस परिवर्तन का नाम क्या है? संधि है। तो पहले संधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो जहां संधि करते समय किसी वर्ण या मात्रा का लोप यानी हटाया जाता हो, उस स्थिति को अपन किस नाम से जानते हैं? लोप की संधि के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरणार्थ बात करता हूं, प्राणीन जन विज्ञान क्या बना? प्राणी विज्ञान। किसका लोप हो गया? न का। अब यहां कोई माइंड नहीं लगाएगा न कहां गया, ये बातें व्यंजन संधि की है। अपन क्या आगे बहुत दौड़ते हैं, तो आगे नहीं भाग रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये चीजें आएगी तुम्हारे। आगम, बोलो आगम किसे कहते हैं? संधि करते समय धन के स्थान पर वर्ण या मात्रा का आना। अपन जब संधि करते हैं और संधि करते समय जब वर्ण या मात्रा जो है वो धन के स्थान पर आ जाती है, जैसे सबसे श्रेष्ठ और सीधा सा उदाहरण लेता हूं, विधन छेद। बोलो क्या बनेगा? किसका आगम हुआ? च का आगम हुआ। आगम हमेशा ही धन के स्थान पर ही काम करता है, यह ध्यान रखिएगा। फिर आता प्रकृति भाव। वैसे ये संयोग की तरह लगता है, लेकिन इसमें विसर्ग संधि मान्य है, तुम विसर्ग संधि पढ़ोगे, यह ध्यान रखना है। जहां संधि व विच्छेद समान स्थिति में हो। ऐसा क्यों होता है और इसको संयोग क्यों नहीं माना गया, मैं उस पर बात करूंगा। प्रातः दन काल, बोलो क्या बना? प्रातः काल बना। दोनों की सीरो रेखा क्या होगी? अलग अलग। अब आपके दिमाग में एक सवाल आना जेन्युइन है कि सर इसका मतलब तो ये क्या हो गया?
संयोग हो गया, सीधी सी बात है। भाई जब परिवर्तन हो ही नहीं रहा है तो इसे संधि में काहे पढ़ा रहे हो? तो सुनो ध्यान से, अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसको संधि में। मित्रों बेसिकली इस शब्द को मैं उपसर्ग में पढ़ाऊंगा, तब शब्द क्या टूटता है? प्रातर धन काल टूटता है, और प्रातर धन काल टूटता है और शब्द क्या बनता है? फिर प्रातः काल बनता है। आगे बात समझ में? यानी विसर्ग जो है वो मूल रूप से जब हिंदी में काम आता है तो विसर्ग किसके रूप में काम आता है? र के रूप में काम आता है, और र के रूप में काम आता है तो फिर हमने यहां पर इसका क्या बना रखा? विसर्ग। इस वजह से इसमें क्या पढ़ी जाती है? आपके संधि पढ़ी जाती है, यह ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई 4 बात। अब इस पे सवाल है आपसे कि अगर इस प्रकार से कोई उदाहरण पूछेगा, तुम पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? पहचान लोगे ना? देखो एक बात हमेशा याद रखना, अपन कई बार सुनते हैं, एक अभी नरेंद्र मोदी जी के साथ में जया किशोरी का एक इंटरव्यू तो नहीं था, वो बातचीत थी जब उनको पुरस्कार दिया गया था, तो उन्होंने एक बात कही थी बहुत शानदार। मोदी जी ने उनसे पूछा था कि भाई आप इस अवस्था में भक्ति भाव को लेकर के जी रहे हो। मेरे भी दिमाग में कई सारे सवाल थे जब मैंने उनको पहली बार लेके ऐसे भक्ति भाव में देखा। तो अब जब मेरे सवाल थे तो जेन्युइन सी बात है, आपके भी खूब सारे सवाल रहे होंगे। उन्होंने एक बात कही, बहुत मतलब सच में ही कहीं ना कहीं काम की है। बुढ़ापे में अपन देखते हैं अपने दादाजी, नाना जी, नानी, दादी माला फेरते हैं। मेरे दादाजी कभी कहा करते थे कि बुढ़ापे में राम के 100 नाम लेना और जवानी में 1 नाम लेना इक्वलिटी में होता है। मुझे लगता है ऐसा क्यों, लेकिन अब जब उनको सुना, कई सारी चीजें पढ़ी, तब एक चीज समझ में आई, यार बुढ़ापे में आदमी के पास काम ही नहीं होता है। तो भगवान भी कहीं ना कहीं सोचता है यार निगमा बैठा आदमी याद कर रहा है। अध्यात्म की वास्तविक आवश्यकता जो है, आवश्यकता के बारे में जया किशोरी जी ने कहा कि अध्यात्म की वास्तविक अवस्था जो है या वास्तविक आवश्यकता जो है वो भारत के यूथ को है। बुजुर्ग को एकाग्रता की क्या आवश्यकता? क्या करेगा एकाग्रता से? मिसाइल दागेगा क्या? कहीं करेगा क्या एकाग्रता? एकाग्रता ही डो करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई अपने दादाजी है घर में बैठे 70 साल के, उनके एकाग्रता भंग कैसे हो रही? हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कोई छेड़ ही नहीं रहा, आराम से बैठे एकांत में। अध्यात्म का मतलब एकाग्रता, एकाग्रता का मतलब पैसेंस, धैर्य जो उत्पन्न होता है वो इस पीढ़ी को चाहिए। और मजे की बात क्या है कि तुम भगवान के 10,000 नाम एक जगह बैठ करके एक बार तो ले सकते हो, तुम परमानेंट टाइम पे, परमानेंट रोज जो है 5 नाम नहीं ले सकते हो कि मैं एडजस्ट टाइम पे शाम को 7 बजते ही बैठूंगा 5 मिनट भगवान का स्मरण करूंगा। बहुत टफ है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं, कई बार तो ऐसे डेडिकेटेड बंदे बैठे हैं कि एक दिन जब उनके मन में आग लगती है कि बस सिस्टम फाड़ देना आज तो 15 घंटे तक किताब छोड़ते ही नहीं है, और फिर वो 15 दिन किताब को देखते ही नहीं है। तो अध्यात्म की वास्तविक जो आवश्यकता है वो आज के युवा को है, धैर्य अपने मन में होना चाहिए लेकर के। तो ध्यान रखना, आगे जब तुम बैठते हो पढ़ते हो ना, तो ये सवाल बनने चाहिए। इसके लिए मैं इस बात पे इसलिए आया कि ईश्वरीय स्तुति किया करें, 5 मिनट ही सही भगवान को याद करें। उसमें एक बात धीरे धीरे उनके कान में कहा करो कि पेपर भारी आना चाहिए, उतना ही भारी आए जितना मैं उठा सकूं, पेपर लेवल का आना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे पढ़ाई का फायदा तुम्हें तभी मिलेगा जब वास्तव में पेपर बहुत स्टैंडर्ड आएगा। अगर 3rd ग्रेड का पेपर आया पिछली बार वैसा आ जाए, या और कोई परीक्षाओं का आधार बने वो आए, तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। तो पेपर थोड़ा अच्छा आना चाहिए, और है ना, थोड़ा एकाग्रता के लिए योग ध्यान वगैरह कुछ किया करें, मेडिटेशन किया करें। अब मेडिटेशन करे कौन? करने के लिए उठना पड़ता। तुम तो 6 बजे उठते हो लाशों की तरह। 6 बजे उठते थोड़ी हो, उठाया जाता है तुम्हें जबरदस्ती। संधि की पहचान व विच्छेद। हाँ भाई, संधि की पहचान व विच्छेद। कोई बता सकता संधि की पहचान कितने तरीके से हो सकती है? ठीक है, और कोई?
ठीक है, हाथ खड़ा है। हाँ, पता नहीं बताएगा, क्यों? शनिवार है? अच्छा, पता नहीं है। हाँ, 4 तरीके से बता, कौन कौन से 4 तरीके? ठीक है, एक तू वो नियम बोल रहा है जो मैंने कभी किसी बोर्ड पर लिखा रखे हैं। तूने पहले प्रश्न में मुझे उत्तर तो दे दिया, फिर आगे कहां जा रहा है? भाई संधि की पहचान 2 ही तरीके से होती है। संधि किससे मिलके बनती है? या तो 2 स्वरों के मेल से, या 2 वर्णों के मेल से, या स्वर या व्यंजन, व्यंजन या स्वर। इसका मतलब मैंने बातें भली 4 बोली है, लेकिन तत्व कितने काम में लिए? 2। एक तो वर्ण, एक मात्रा। कहां जा रहे हो? अब सुनो आगे की बात। संधि की पहचान वर्ण या मात्रा से होती है। भाई जाहिर सी बात है, स्वरों की बात करें और या स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि की पहचान किससे करोगे? मात्रा से करोगे। आ की मात्रा आई दीर्घ संधि, ए की मात्रा आई गुण संधि, औ की मात्रा आई वृद्धि संधि, है ना। अय औ की मात्रा आई तो अयाति संधि। तो ये मात्राओं से पहचान कर रहे हो। और व्यंजन संधि की पहचान सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, किससे होगी? और स्वर संधि दोनों के साथ चली गई, स्वर से भी व्यंजन से भी, यानी वर्ण से भी पहचान होती है, मात्रा से भी होती है। ये ध्यान रखना है। अब अगली बात जो आप बोल रहे थे ना, अभी आप नियम बोल रहे थे, जो मैंने कभी कहीं भूतो ना भविष्य कहीं लिखाए हो, तो वो बात कर रहे हो आप। विच्छेद, एक ही नियम याद रखना विच्छेद का। जहां से पहचान शब्द वहीं से टूटेगा। नंबर 1 बात, तथा जिससे पहचान परिवर्तन उसी में होगा। अगर आपने पहचान मात्रा से की है तो परिवर्तित कौन होगी? मात्रा। और अगर पहचान वर्ण से की है तो परिवर्तित कौन होगा? वर्ण होगा। ये सीधा लेके याद रखना है, ठीक है। अब कुछ बातें सिखाता हूं, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक कथन ऐसा किस किस ने सुन रखा है? ईमानदारी से हाथ खड़ा करना कि सर मैंने कभी जब संधि टॉपिक पढ़ा तब सुना था कि विच्छेद करते समय प्रत्येक टुकड़ा जो है वो सार्थक होना चाहिए, नहीं तो संधि विच्छेद गलत है। वो किसने सुना है? 1 2 3 4। चलो ठीक है, क्योंकि ये बात इसलिए पूछ रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को अभी आगे जैसे जैसे चलेंगे ना, तब कई सारी चीजें ऐसी आएगी जहां लगेगा इसका तो अर्थ ही नहीं निकल रहा है, इसका अर्थ क्या होगा, इसमें संधि कैसे होगी, ये विच्छेद क्यों हो गया। मैं चाहता हूं ऐसे सवाल जो या तो आपके मस्तिष्क में किसी बात के विवाद को जन्म देते हो, मैं उसको पहले ही लेके खत्म कर दूं ताकि तुम इस पे लेके कभी फंसो ही नहीं। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण चीज संधि में क्या होती है वो ध्यान रखना। विच्छेद और से संधि हो, विच्छेद में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखनी है कि जो शब्द आपके सामने है उसको तुम तोड़ रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो बना किससे है। तोड़ना उसी में, केवल सार्थक टुकड़े होना संधि का परिचायक नहीं है कि 2 सार्थक टुकड़े हो गए वापस मिला दिए संधि हो गई। नहीं, आपको उसकी तात्विक संरचना के बारे में पता होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहली बात लिख रहा हूं कि संधि शब्द में शब्द संरचना का ज्ञान होना चाहिए, या शब्दों की संरचना का ज्ञान हो। अब आप हालांकि इस कथन को नहीं समझे अभी तक, मैं समझाता हूं, गौर से सुनना। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, लिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। मुक्तावली,
बहुत सारे बच्चों ने पढ़ भी रखा है। एक दौर हुआ करता था जब ये खूब पूछा जाता था, क्योंकि इसमें बच्चे फंस जाते थे। क्यों? वही नियम रटा हुआ जिन्होंने हाथ उठाया अभी 4-5 बच्चों ने कि सर टूटने के बाद शब्द शुद्ध होना चाहिए, बाकी कोई लफड़ा ही नहीं है। मित्रों, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूं कि शुद्ध होना या अशुद्ध होना, मैं इस पे बात कर रहा हूं कि शब्द संरचना क्या है। अब देखो, मैं इसमें संधि करके बताता हूं आपको और विच्छेद भी करके बताता हूं। मैंने लिखा मुक्त धन अवली। ध्यान से देखना, अ और अ मिलके क्या बनाते हैं, और यहां बना हुआ भी क्या है, आ। तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा टूट रहा है। और मुक्त का अर्थ भी होता है और अवली का अर्थ भी होता है, लेकिन फिर भी संधि का विच्छेद क्या है, गलत है। क्योंकि यह मुक्तावली शब्द मुक्त धनावली से नहीं बना है, यह किससे बना है, मुक्ता धनावली से बना है। मुक्ता कहते हैं मोती को और अवली कहते हैं पंक्ति को। यहां अवली का अर्थ है माला, मुक्तावली का मतलब है मोतियों की माला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल नियम जान लेने से काम नहीं बनेगा, आपको शब्द संरचना भी पता होनी चाहिए। अब थोड़ी देर बाद में एक सवाल तुम्हारे दिमाग में और आएगा, क्या ये उदाहरण तो सर ने लिखा दिया, ठीक है, लेकिन हर शब्द कैसे बना है वो मुझे थोड़ी पता है। ये एक सवाल उठता है कि सर संधि में तो इतने सारे शब्द है, मैं माइंडसेट करके कैसे चलूंगा। तो उसके लिए भी मैं कुछ चीजें पहले करवाऊंगा कि ये शब्द ऐसे आते हैं, इनकी ऐसी मात्राओं का ध्यान रखना है और इसके बाद में आपके लेके काम करना है। अब आप थोड़ा सा लेके स्टेबल रहिएगा चीजों के साथ में। अब अगली बात लिखता हूं, तो शब्द संरचना की जब तक जानकारी नहीं है ना, मामला खराब है, ध्यान रखना है। अब जैसे देखो, मैंने लिखा कमलेश। है क्या कोई कक्षा में कमलेश? नहीं है या आया नहीं? अच्छा, है ही नहीं, शाबाश। अब देखो, कमलेश को तोड़ने के मेरे पास दो ऑप्शन है। नंबर 1 चाहूं तो मैं कमल दनीश तोड़ सकता हूं, राइट, और दूसरा चाहूं तो मैं इसको किस में तोड़ सकता हूं, कमला दनीश भी तोड़ सकता हूं। भाई कमल का भी अर्थ होता है और कमला का भी अर्थ होता है। अब तुम्हें यह डिसाइड करना है कि कमला के साथ जाना है, कमल के साथ जाना है। कैसे पता चलेगा? यह शब्द बना किससे है? बनने को तो यह शब्द कमल दनीश से भी कमलेशी बनेगा और कमला दनीश से भी कमलेशी बनेगा। याद होगा आपको कि अ या आ के साथ में ई आने पर ए बनता है। तो अपने को किसके साथ जाना है? कमला दनीश के साथ में, क्योंकि कमलेश कहते हैं भगवान विष्णु को। क्यों? क्योंकि कमला के ईसमन स्वामी है। कमला बोले तो लक्ष्मी के। अब ये ना दुख मत पालना, मुझे कैसे पता चलेगा? तुझे पता चलेगा, तू मेरे साथ जीवित रहना, पता भी चलेगा, विच्छेद भी होगा और सवाल ठीक भी हो जाएगा। चलो, अब तुम कमला को रटके गए थे और एग्जाम में क्या आ गया? कमलाक्ष आ गया। क्या आ गया? कमलाक्ष आ गया। कमलाक्ष भी किसको कहते हैं? विष्णु को ही कहते हैं। अब इसको मैं तोड़ूं तो कमल करूं कि कमला करूं? क्या करूं? अब कई बच्चे तो कह रहे हैं कमल कर लो और कुछ के जहन में कमला चल रही है, ये ध्यान रखना है। तो कमल धन क्या होगा? अक्षी होगा। अक्षी क्यों बनेगा बाद में बात करूंगा। अब कमल धन अक्षी हो गया। अब बच्चों के जहन में सवाल, यहां तो कमला थी, यहां कमल क्यों? क्योंकि ये कमला का पति है, यहां कमल के समान आंखें हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो कौन कहता पर्यायवाची को रटना चाहिए? पर्यायवाची मैं आपको 10 एक पर्यायवाची यहां पढ़ा के बताऊंगा कि आप पर्यायवाची को ऐसे भी सीख सकते हो। सीखने की ललक होनी चाहिए। पर्यायवाची रट रहे हो, कभी सोचा कि इसको ऐसा क्यों कहते हैं? हम एक डर्रा रट रहे हैं। अगर तुम शब्द की रचना सीख लो ना पर्यायवाची के अंदर, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, पर्यायवाची तुम भूल ही नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते, लेकिन हम ध्यान ही नहीं देते, लेके बस पढ़ा रहे और उसको रट रहे हैं। ये ध्यान रखना है। एक तो ये शब्द संरचना की जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा संधि 4 प्रकार से होती है, इसकी जानकारी, और संधि के 3 प्रकार होते हैं, इसकी जानकारी। अब सुनो कहानी, थोड़ी सी बेसिक बात लिखा देता हूं, फिर अपन संधि प्रॉपर शुरू करेंगे, तो फिर बीच में रुकावट नहीं आएगी। स्वर संधि, बताओ किसे कहते हैं स्वर संधि?
दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। रामधन अवतार, बोलो क्या बना? रामावतार। अ प्लस अ, बोलो क्या बना? आ। रमाधन ईश, बोलो क्या बना? रमेश। आधन ई, बोलो क्या बना? ए। सूर्य धन उदय, क्या बनेगा? सूर्योदय। बोलो क्या है? अ प्लस उ, क्या बनेगा? ओ बनेगा। ये बताया आपको कि दो स्वरों का मेल होता है और दो स्वरों के मेल से नया स्वर बनता है, उसको किस नाम से जानते हैं? स्वर संधि के नाम से। बताओ स्वर संधि के उपभेद कितने? 5। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और 5वां अयादि स्वर संधि। अब कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि तुम ऐसे ही लेके नाम याद करो, ये तो मैं इसलिए ऐसे लिखाता हूं या मोस्टली सारे टीचर्स भी ऐसे ही लिखाते हैं कि ये पढ़ने का तरीका है, सरलता से लेके होता है। भाई यहां पर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, शुरू के निपट गए। उसके बाद में यहां पर ए और ओ की मात्रा अर के साथ में, ए ओ हो गए, फिर औ और आई की मात्रा, उसके बाद में वापस वो रिपीट हो जाएगी। कौन सी? ई और ई, ऊ और ऊ और री की मात्रा, और उसके बाद में यहां पर ए, आय, औ, आओ। खैर मैं इस कॉन्सेप्ट से ये दोनों संधि नहीं पढ़ाऊंगा, ये सीधा लॉजिकल पढ़ाएंगे, आपका काम हो जाए वैसे तरीके से। तो केवल बेसिक जानकारी है, लिखो इसको, फिर शुरू करते हैं। वाक्य जो लिखा है ना आपने, ये सही नहीं लिखा है। राहुल स्वयं को लड़की से पीटा है, वाक्य शुद्ध, वाक्य सही लिखो।
हो गया, लिख लिया भाई। बढ़े आगे।
हो गया? लिखो लिखो। बढ़े आगे? कोई नहीं, उतार लो। हो गया? उतारो ये। हो गया?
उतारो। लिख रहे थे वो, लो उतारो। अब उतारो आगे। हो गया? आगे बढ़े भाई। हाँ भाई, अब अपन स्वर संधि शुरू करेंगे। उससे पहले जब तुम स्वर संधि पढ़ते हो तो स्वर संधि में मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं आती है उस पर बात करें। तो मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं जहां से तुम शायद समझ पाओगे कि हाँ, ये समस्या कहीं ना कहीं तो मुझे देखने को मिलेगी या मेरा सामना इससे होगा ही होगा। 4 शब्द लिखे मैंने: सतीश, भूर्धर्व, कपीश,
और अनुदित, चारों दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। एक बात अच्छे से सुनना, तुम पहली बार जब संधि पढ़ोगे मतलब कंप्लीट हो गई जैसे आज संधि, तो उस दिन तुम्हारी स्थिति क्या रहेगी, इवन पूरी क्लास को साथ लेके चल रहा हूं, कुछ बच्चों की स्थिति श्रेष्ठ पहले से अच्छी है और अच्छी हो जाएगी। जो पहली बार संधि पढ़ रहे हैं ना, उनके दिमाग में एक चीज तो मान के चलो कि तुम अगर मेरे साथ जिंदा रहे, जिंदा का मतलब है सांस लेना नहीं, ध्यान से पढ़े, इसकी तो मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हें, पहचान में कोई दिक्कत होगी नहीं, पहली बार सीधा क्लास में पढ़ने से काम पूरा हो जाएगा। एक समस्या आएगी तुम्हारे स्वर संधि के अंदर, ये उदाहरण मैंने स्वर के लिखे चारों। तोड़ते समय मात्रा छोटी कब देनी है, मात्रा बड़ी कब देनी है, इसके अलावा पूरी संधि में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली पहले जब मैंने बात की आपसे कि जब पूछा जाता बच्चों से, कुछ का कहना है व्यंजन संधि टफ होती है, कुछ का कहना विसर्ग भारी होती है। स्वर में अपन दीर्घ वगैरह को तो बिल्कुल बेसिक लेके चलते हैं, अरे कुछ नहीं है, वैसे तो पढ़े तो कुछ भी कुछ नहीं है, नहीं तो गलती की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो सबसे ज्यादा स्वर में ही होती है। अपने को दीर्घ सरल क्यों लगती है, गुण सरल क्यों लगती है, क्योंकि इसमें लिखाए गए सारे उदाहरण लगभग आपके शब्द पढ़े हुए। अब रामा अवतार लिखा मैंने तो सुना हुआ है भाई, लेकिन अब अगर रामा अवतार की जगह मैं लिख के देता हूं कि श्री मच्छर चंद्र शब्द में संधि बताओ, खत्म है, पढ़ा हुआ ही नहीं है। छात्र में संधि बताओ, सचिव में संधि बताओ, हमने तो सचिव पढ़ा हुआ है जबकि शब्द बोला सचिव। मृच कटिकम शब्द में संधि बताओ, तो ये शब्द बड़े अटपटे आपको सुनने में पहली बार ही आ रहे हैं, तो आपको लोग इसमें कैसे संधि होगी। लेकिन उनमें मजे की बात क्या है, उनमें जो फैक्ट है कि भाई ऐसा करने पर ऐसा होगा, मतलब डेफिनेटली होगा। तदम जाएगा जाएगा, छ में जाएगा जाएगा, लेकिन यहां जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? ये कह रहा अ या आ, ये कह रहा उ या उ, ये कह रहा ई या ई, ये कह रहा ए या आई, ये कह रहा ओ या औ, तो मार तो यही रहा ना, ये या। अब देखो सतीश, मैं मौखिक रूप से किसी से विच्छेद करवा लू ना, कोई भी कर लेगा, सती धन ईश लिख के दे, तो मामला खराब हो जाता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको सती धन ईश ऐसे मिलने वाला है, ई धन ई, ई धन ई, ई धन ई, ई धन ई। उच्चारण में तो चारों ही सती धन ईश है भाई, सती धन ईश, सती धन ईश, सती धन ईश, सती धनीश, तो चारों ही मिल रहे हैं। लेकिन फिर हमने कहा कि ये सही होगा, सती में भी मात्रा बढ़ी और इसमें भी मात्रा बढ़ी। अच्छा रट के गए, सती में बढ़ा, फिर आया कपीस, तो सती में बड़ी थी कपी में बड़ी करो, बर्बाद हो जाओगे। कपी कैसा होता है? छोटा। फिर ईश कैसा होता? बड़ा। उसके बाद अनुदित, अनुद अनुदित, भूर्धर्व, अब भू तो बाहर निकल गया, पता भूमि का पर्यायवाची बड़ा होता है, लेकिन ऊर्ध्व बड़ा करूं, ऊर्ध्व छोटा, तो ये तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। तो सबसे पहले स्वर संधि में मैं कुछ शब्द सिखा रहा हूं, उस पर ध्यान देना है कि इन शब्दों की इन मात्राओं का आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहली बात, थोड़ा मैं वापस चलता हूं और स्वर संधि में आपको लेके ये बता देता हूं। ये वापस जब जाओ तब लिख लेना, जाओ बोले जब लिखना शुरू करो, मात्रा प्लस स्वर। मुझे पता है तुम अभी लिखोगे तो बाद में मर सकते हो तुम। चलो, अरे मात्रा प्लस स्वर का मतलब ये होता है कि धन से पहले हमेशा मात्रा रहेगी और धन के बाद हमेशा स्वर आएगा। ये स्वर संधि का एक फैक्चुअल नियम है। चलो, मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं, ध्यान देना। कुछ का मतलब है अधिकांशतः जो आज तक संधियों में पूछे गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। कुछ शब्द यहां लिखा रहा हूं, कुछ शब्द शब्दों में लिखेंगे तब सीख जाएंगे, और कुछ इतने कॉमन शब्द है वो नहीं भी लिखाऊं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। जैसे छात्रांक शब्द आया तो छात्र तुम्हें आता है, अंक तुम्हें आता है, अंग शब्द कहीं जरूरत, अंग तुम्हें लिखना आता है। जो कंफ्यूज करने वाले शब्द है उन पे बात करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो देखिएगा, सबसे पहले बात करता हूं, तो वैसे अवली तो लिखा हुआ पर यहीं से शुरुआत कर लेता हूं। अवली की बात करें, उसके बाद में इव की बात करें,
प्रति एकमात्र उपसर्ग लिख रहा हूं, आगे उपसर्ग नहीं लिखूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि उपसर्ग की मात्रा हमेशा छोटी होती है, ये फैक्ट है, ये ध्यान रखना। इव छोटा होता है, प्रति छोटा होता है, उदय हमेशा ही कैसा होता है, छोटा होता है। अरे भाई कोई चीज जीरो से शुरू होती है तब क्या होती है, छोटी होती है। उद्भव भी क्या होता है, छोटा होता है। उद्गम भी क्या होता है, छोटा होता है। उपकार भी क्या होता है, छोटा होता है। कोई भी उक्ति भी होती है वो भी क्या होती है, छोटी होती है। किसी को उपदेश तो भी कैसा देना है, छोटा देना है, ध्यान रखिएगा। कोई उत्सव मनाओ तो कैसा मनाओ, छोटा मनाओ, ये ध्यान रखिएगा। ऐसी कैसा होता है, छोटा होता है। ऐसना कैसी होती है, छोटी होती है। अब कई बच्चों को लगे छोटी कैसे हो रही है, मात्रा तो क्या है, मैं यहां बात कर रहा हूं। जो शब्द स्वर से शुरू हो रहे हैं वो धन के किस तरफ होंगे, और जो खत्म हो रहे हैं मात्रा पे वो धन के किस तरफ होंगे, इस तरफ। क्यों, क्योंकि मत भूलो मैंने ये लिखाया ऊपर देखो, धन से पहले मात्रा, धन के बाद स्वर। तो ये जो लिख रहे हैं ना, उदय, उद्गम, उदय, उपकार, उक्ति, उत्सव, ऐसी, ऐसना, ये शब्द मैं धन के बाद की बात कर रहा हूं। ये कुछ बच्चों को अभी पल्ले नहीं पड़ेंगे ये क्या लिखा रहे हैं, लेकिन अभी संधि शब्द बनाऊंगा ना तब समझ में आएगा, अच्छा ये सामग्री यहां काम आनी है। बाकी कुछ तो ऐसे ना हमें हाँ ही मिला रहे हैं, छोटा होगा वहां छोटा होगा, मोटा होगा वहां मोटा होगा, होने दो। लेकिन मैं ईमानदारी से जो आपकी फीलिंग्स है ना वो लेके मैं समझ रहा हूं, कोई तुम्हारा पहला बैच तो है नहीं, तो मुझे पता है विद्यार्थी दिमाग में क्या सोचता है। कुछ तो ऐसे ही लेके देख रहे हैं, ठीक है लिखने दे, बाद में देखेंगे इसका क्या होगा। तो आप आराम से लेके देखो। उसके बाद में बात करता हूं, ऐसन कैसा होता है, छोटा होता है। औले कैसा होता है, छोटा होता है। ओज कैसा होता है, छोटा होता है। ओजस्वी कैसा होता है, छोटा होता है। ओक कैसा होता है, छोटा होता है। इंदु कैसा होता है, छोटा होता है। विभु कैसा होता है, छोटा होता है। औषधि कैसा होता है, छोटा होता है। सबसे विवादित शब्द है हिंदी संधि का, बात करेंगे इस पे। इंद्र कैसा होता है, छोटा होता है। अब ये खत्म नहीं हुए, वापस आएंगे, यहां से जुड़ करके ध्यान रखिएगा। यहां बात करता हूं तो देखो, आसव कैसा होता है, बड़ा होता है। आस्पद कैसा होता है, बड़ा होता है। राका कैसा होता है, बड़ा होता है। भू कैसा होता है, बड़ा होता है। मई कैसा होता है, बड़ा होता है। वधु कैसी होती है, स्त्री कैसी होती है, पत्नी कैसी होती है, बड़ी। और इनमें लड़ने की ऊर्जा भी कैसी होती है, बोलने की उष्मा भी कैसी होती है, बड़ी होती है। इसका मतलब जिंदगी को क्या बना के रखा है, ऊर्ध्व यानी उबड़ खाबड़, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में द्राक्षा कैसा, बड़ा। द्राक्षा कैसा, बड़ा। अब यहां बात करता हूं तो आपका कपि कैसा, छोटा। तो कपि छोटा तो मुनि भी कैसा, छोटा। लेकिन कपि और मुनि से काम नहीं चलेगा। जो सती होती है वो हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। सती कैसी होती है, बड़ी होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करें तो प्रेक्षा कैसा, बड़ा। प्रेक्षा के बाद में बात करें तो औदार्य कैसा, बड़ा। औदार्य के बाद में बात करूं तो औचित्य कैसा, बड़ा। औचित्य के बाद में बात करूं तो औत्सुक्य भी कैसा, बड़ा। औत्सुक्य के बाद में बात करता हूं तो ऐन्द्रजालिक शब्द भी कैसा, बड़ा। सब शब्दों के अर्थ दूंगा और फिर इनको लेके सिखाऊंगा, ध्यान रखना। ऐन्द्रजालिक भी कैसा, बड़ा। चमू कैसा, बड़ा। कारा कैसा, बड़ा। आवास कैसा, बड़ा। आगार कैसा, बड़ा। उसके बाद में बात करें तो ऐक्य शब्द भी कैसा होता है, बड़ा होता है। ऐक्य के साथ में बात करता हूं, ऐश्वर्य शब्द भी कैसा होता है, बड़ा होता है।
ऐश्वर्य शब्द के साथ बात करता हूं तो सरयू शब्द भी कैसा होता है? बड़ा। उर्मी कैसा होता है? बड़ा। लेकिन मित्रों ध्यान रखना, सरयू नदी हमेशा बड़ी होती है, लेकिन सिंधु कैसी होती है? छोटी होती है। अगर सिंधु छोटी है तो कटु भी छोटा है, और कटु छोटा है तो साधु भी कैसा है? छोटा है। ये ध्यान रखिएगा। साधु छोटा होता है, जुड़ेगा किसी के साथ तो अलग मुद्दा है, बाकी कैसा होता है? छोटा होता है। उर्मी बड़ी। उसी तरह बात करता हूं तो औषध भी कैसा होता है? बड़ा होता है। अब जिन जिन बच्चों के जहन में जो जो सवाल चल रहे हैं ना, मैं इनमें से कुछ शब्द लेके आपको सिखा रहा हूं, और आप सीखने की चेष्टा करना कि मैंने ये बड़े छोटे के जो गीत गाए हैं ये है क्या। जैसे देखो, एक एग्जाम में आपके क्या सवाल आया? परोपकार। परीक्षा कहां बड़ा है? यही तो समस्या मैं अभी सिखाऊंगा। रे काहे देन कर रहे हो तुम? परीक्षा बड़ा नहीं है क्या? ये मात्रा किसकी है? छोटी है कि बड़ी है? बड़ी है। इसका मतलब धन से ये क्या रहेगा? पहले। धन के बाद रहता ना तो बात होती। ये ध्यान रखना है। अभी बात करेंगे, आप चिंता मत करो ना। देखो परीक्षा खुद में तो संधि है, लेकिन ये तो मैंने दीर्घ संधि के लिए लिखाया है। ये तो खुद गुण संधि का आदमी है, लेकिन ये दीर्घ संधि के साथ जुड़ेगा ना तब दिक्कत करेगा। परोपकार मात्रा किसकी आई? ओ की आई, राइट। अब ओ को तोड़ने के लिए आपके पास में क्या है? अ या आ प्लस उ या, राइट। ओ की मात्रा पर करूं कि परा करूं? पर। क्या करूं? पर। उपकार में ऊ छोटा कि बड़ा? ये छोटा यहां काम आ रहा है, ये छोटा यहां काम आ रहा है। जैसे मान लो मैंने लिखा महिष। क्या लिखा? महिष। महिष में मही छोटा कि बड़ा? बड़ा। तो ये निकला मही बड़ा। ईस छोटा कि बड़ा? बड़ा। वो रहा मई। यहां से आपने लिखा वधूर्जा। क्या लिखा? वधूर्जा। वधु छोटी कि बड़ी? ऊर्जा छोटी कि बड़ी? बड़ी। तो फिर ये ऊ यहां से लेके ये यहां काम आएंगे शब्द। और तुम्हें ये लगता है ना कि तुम्हें ये याद हो जाएंगे, तो इसको गलतफहमी बोलते हैं। नहीं होंगे याद। मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरी पिछली क्लास में ये बोर्ड पर लिखे शब्द देख लेना, ये ऐसे नहीं लिखे हुए हैं या इतने नहीं लिखे हुए हैं। हो सकता है एक कम हो एक ज्यादा हो, बराबर नहीं है। दूसरी बात, इस क्रम में बिल्कुल नहीं लिखे हुए हैं। इसका मतलब यह है कि ये याद नहीं होंगे, अभ्यास में समझ में आ जाएंगे, और तुम जब बार बार मिलाओगे तो आपको ऑटोमेटिक अच्छा हाँ ये होगा। बाकी तुम्हें अभी मैं ये कहता हूं कि इनको 1 घंटे पढ़ो और वापस इतने कितने शब्द लिख दो, मैं तुम्हें स्टाम्प पे लिख के देता हूं, तुम नहीं लिख सकते, नहीं रहते याद भाई। मैं अगर तुम्हें कहूं ना 10 मिनट में शरीर पे जो आपने धारण कर रखा और शरीर के सारे अंग है याद करके सारी चीजें तुम लिख के दे दो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 10 मिनट में नहीं लिख सकते अपन। कुछ ना कुछ तो भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे तो लास्ट में उंगलियां ही भूल जाएंगे जिससे लिख रहे हैं, नाखून भूल जाएंगे, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा गलती से। तो ध्यान रखना है, चीजें अक्सर निकल जाया करती है। अब सुनो इन सब की बात। अवलिमन पंक्ति होता है, यह ध्यान रखना है, सुनो अच्छे से। इव, यह अतीव शब्द में काम आता है, और यहां पर बात करता हूं तो इव का मतलब होता है घना। इव का मतलब क्या होता है? घना होता है, यह ध्यान रखना है। प्रति एक उपसर्ग है, तुम भली भांति जानते हो, यह ध्यान रखिएगा। और इच्छा हमेशा मित्रों कैसी होती है? छोटी होती, छोटी रखा करें, जल्दी पूरी होती है। किसी भी चीज का उदय, उद्भव और उद्गम, इन पे बात करूंगा आगे शब्द जोड़ करके कि इनके बीच का डिफरेंस क्या अर्थ का। बाकी तीनों एक दूसरे के प्राय है, तो ये हमेशा ही 0 लेवल से होता है, यानी छोटे से। किसी पे उपकार करो तो कैसा करना है? छोटा। वापस काम नहीं आए तो रोना नहीं पड़े। उक्ति मन होता पंक्ति। कभी भी बात लिखो तो संक्षिप्त लिखें। अगर तुम लंबी चौड़ी गाथा लिखोगे ना कोई नहीं पढ़ेगा। गागर में सागर बढ़ना आना चाहिए। जैसे लाइक ए स्टेटस, अभी तो क्या थोड़ा प्रचलन कम हो गया। पहले जब नया नया व्हाट्सएप आया था ना, जब नया नया स्टेटस लगाने का प्रचलन ऑप्शन दिया इसने, उस समय बड़े भयंकर स्टेटस आते थे, और मतलब खूब सारे शेयर करते। सुबह उठते ही मतलब ऐसे लगता था कि फोन नहीं, हरिद्वार में बैठे हैं। फोन है ही नहीं, खोलते ही पेड़ पौधे बन जाओ और दूसरों को छाया दो और नदियां बन जाओ और ये बन जाओ और वो बन जाओ। यूं लगता है यार मनुष्य जीवन ही गलत है अपना। अब अगर कोई ऐसा आपके
कॉन्टेक्ट लिस्ट में देखो, हर कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक दो ऐसे परमात्मा बैठे हुए हैं। अब तो फिर भी क्या, वो व्हाट्सएप ने वो वर्जन चेंज किया, वो चैनल वाला आया, तब से लेकर वो स्टेटस सामने नहीं आते सारे। पहले यूं आते थे, अब यूं आते तो कोई ढूंढ देखो देखो बाकी अपन देखते नहीं है। और कुछ तो इतने निकमे सबके देखते के करके क्या लगाया हुआ है। तो किसी ने एक लंबा चौड़ा सुविचार लिख रखा है, अपन पढ़ते हैं क्या? क्यों पढ़े? क्योंकि जिसने सुविचार लगा रखा उसको तो अपन पर्सनली जानते हैं। मामला बैठता ही नहीं है भाई। आपका दोस्त अगर एक ऐसा सुविचार लगा के बैठ जाए कि जीवन में हमेशा उदारवादी होना चाहिए, सौम्य बने, जबकि वो बात बात पर कुत्ते की तरह लड़ता है, तो उसका सुविचार काहे काम का है? पढ़ते ही नहीं है। लेकिन किसी ने कोई शेर लिखा हो, कोई शायरी लिखी हो एक दो लाइन के अंदर, उसको अपने स्क्रीनशॉट लेके फोन में रखते, भली समझ में ही नहीं आए। आधे बच्चों को तो शेरो शायरी जहां पर अरबी के उर्दू टंग के शब्द काम में आते ना, वो पल्ले ही नहीं पड़ता लिखा हुआ क्या है। लेकिन मन में आता है यार कुछ भी कहो, बात जोरदार लिखी है, क्या लिखी वो तो पता नहीं। तो उक्ति जितनी छोटी होती ना उतनी प्रभावी होती है। मैंने एक दिन एक बात कही थी आपको, विकास युद्धवंशी का कथन था कि इस सृष्टि में हर कोई आदमी खुश रहने के लिए परेशान है। बात बहुत छोटी है लेकिन बात में बड़ी गहराई है। तुम अभी सुबह सुबह 7 बजे कोचिंग पहुंचते हो, नींद को त्यागते खाई को झटक के फेंकते हो, रुक, वो तो ऐसे लिपट के रहती है। बंदर के बच्चा कैसे होता है वैसे नींद है अपने। कितनी सारे चीजों को तुम त्याग करके आते हो, मतलब परेशानी झेलते हो, किस लिए? खुश रहने के लिए। बात इतनी सी है। और अगर इसको मैं लंबा चौड़ा लिखूं कि एक आदमी दिन भर धूप में मेहनत करता है, पलाना टिकड़ा ये वो, क्योंकि उसे खुश रहना है, तो तुम्हें लगेगा क्या बकवास लिखी, फालतू कचरा किया था, ये सबको ही पता है। लेकिन उसने उसी बात को कम शब्दों में पिरोया कि इस दुनिया में हर आदमी खुश रहने के लिए परेशान है, वो होता रहेगा, चलता रहेगा। उपदेश नहीं देना है। और तुमसे भली बाती कोई नहीं जानता है। कभी कभी हमारे साथी शिक्षकों में भी भोपा जाग जाता है, तब आपको इमोशनल मोटिवेट करते हैं। गरीबी पलाना ढीकड़ार, कुछ कहानियां सच्ची होती, कुछ नियोजित होती। वीडियो हम भी देखते हैं, हमारे पास भी आते हैं, हम उनको व्यक्तिगत जानते हैं, तो हंसी भी आती यार, ऐसे कहा ही बताया जाता है क्लासों में। बेसिकली क्या होता है, कभी कभी टीचर खुद को सेलिब्रिटी के आसपास मान लेता, जैसे सचिन तेंदुलकर 10वीं में फेल हुआ था, ये पता नहीं किसने फैला दिया, आरटीआई लगा के मार्कशीट मंगाना। वो जिस स्कूल में पढ़ा वो हमारी औकात से बाहर है, फेल वाला फंडा ही नहीं बैठता है। मुकेश अंबानी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, ये सस्ते मोटिवेशन है। वो पेट्रोल पंप उनका था, मजाक नहीं कर रहा हूं। धीरूभाई अंबानी के बारे में लिखाते हैं लोग, बताते हैं वो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। अरे तो ये तो बता मेरे भाई, वो पेट्रोल पंप ही उन्हीं का था, तो काम ही करेगा और क्या करेगा। ये सस्ते मोटिवेशन है। तो कई बार मैं सुनता हूं, कहानियां सुनाते हैं साथी शिक्षक, मैं ये था, मैं वो था, मैं ऐसे था, फिर यहां से। तो कभी कभी आप दुखी हो जाते हो, मैं दिल से बता रहा हूं, आपकी जगह खुद को बैठ के देखता हूं, आपको लगता है यार पढ़ा दो यार सर, आप जो थे वो, हमें क्या करना है, हम पढ़ने से मतलब है। और आप हमें ये गरीबी के झूठे सच्चे किस्से सुना के मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हमें हमारे घर की स्थिति मोटिवेट नहीं कर सकती, तो तुम 5 मिनट में चाहते हो आग लगा करके मिसाइल बना दो। नहीं, आदमी मोटिवेट होने वाला सेल्फ ही हो जाता है, बाकी किसी से नहीं होता है ना। तो उपदेश सुनना अच्छा, ज्ञान तो भरा पड़ा भाई तुम्हारे पास में। अब कुछ बच्चे यहां बैठे हैं ना, मैं बता रहा हूं, ये जो घटना बता रहा हूं, ये बात, ये घटना होती है कक्षाओं में। बस कुछ होते हैं कि मन में ऐसे शांत बैठे रहते, अंदर से आवाज आती, फिर कहते नहीं शांत, मन करता कह दो, फिर कहते नहीं शांत, कार्ड जब्त कर लेंगे, कल से आने नहीं देंगे। बाकी 5 मिनट से ऊपर अगर कोई आदमी अपनी बातें सुनाता है ना, उसको लगता गोली मार दो इसको, कि 27,000 फीस मैंने तेरे किस्से सुनने के लिए नहीं दिए। पढ़ा दे देवता, तू गरीब नहीं भिखारी था, हमें क्या करना है, हमें पढ़ा तू। तो उपदेश, स्कूल में आते थे गुरुजी, कौन से प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, प्रार्थना होने के बाद में आता था डोलते डोलते। 10 बजे के टाइम में याद करो, जब ऊपर चिलचिलाती धूप निकल जाती थी, फिर वो आता, बच्चों कैसे हो, अरे कैसे, क्या धूप है, तावड़ा लग रहा, जाने दे अंदर। पर वो अपने को ज्ञान देता था, पढ़ाई करो, अपने को लगता है यार पढ़ाई करो,
तो यहाँ क्या केले बेचने आते हैं, पढ़ाई करने आते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काहे ज्ञान दे रहे हो। और तुम्हें घर वाले कहते हैं ना, तब भी तुम्हें बहुत दुखी ऐसे दुख लगता है, या क्या घर वाले बार बार पापा कह रहे पढ़ पढ़, तो पढ़ ही तो रहा हूं मैं, अब एकदम से नौकरी निकाल रहा हूं, भर्ती नहीं आई। तो ज्ञान नहीं देना है किसी को भी, ठीक है, क्योंकि ज्ञान से आदमी परिपूर्ण है। उपदेश, उत्सव, एशी, एषणा। तो उत्सव तो छोटा ही माना है, खर्चा कम लगता है। एसी और एषणा, एषणा कहते हैं सांसारिक विषय वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा। तो अपने सबके ही है, या कोई ऐसा जिसके सांसारिक विषय वस्तु प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। तो यहां क्या कर रही है फिर, पहाड़ों में चली जा, अभी घर पे फोन कर देना, हिमालय मानसरोवर तक की बस मैं करवा दूंगा, जयपुर वाला नहीं, ठेठ तिब्बत पहाड़ों में। और जो कुछ भी बचा कचा धन है या जमीन वगैरह आती बेच बाच के भाइयों में बांट दे, गरीब बैठे देख। भाई अगर सांसारिक विषय वस्तुओं की प्राप्त करने की इच्छा नहीं है तो ऐसा ही में क्या करे, माला पेरो। भाई सबकी इच्छा है, सीधी सी बात है। एक अभी बीच में एक वीडियो चला था, वो इस किसकी थी मैं पता नहीं, भूल गया, कि टीचर सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाता है। तो वो कथन बहुत अच्छा था, सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ाता है, आपकी सफलता, आपकी खुशी, उसमें हम अपना इनोवेशन पार्ट चाहते हैं कि आप सफल हो, हमें खुशी मिले। लेकिन उसने ये नहीं कहा कि पैसे नहीं चाहिए शिक्षक को, गलत बात है। कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, सर आप पैसों के लिए पढ़ाते हो, तो इसमें डाउट है क्या कोई? मैं पागल थोड़ी, कुत्ते ने थोड़ी काटा, मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ के नहाता धोता हूं, फिर यहां आता हूं। व्हाट्सएप पर ये बातें अच्छी लगती है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ होता है। सुबह उठते ही पैसा चाहिए बाबू भैया, ध्यान रखना है, बिना पैसे के कुछ नहीं होता। इमोशन से पेट नहीं भरता, भावनाओं से, कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा हाथ का मैल होता है, धोले एक सिक्का ही निकलता है क्या? हाथ का मैल होता है। वो अंबानी जैसा आदमी बोले ना तब समझ में आता है। अब अंबानी के बेटे के दिमाग में आ गया ना सुबह उठते ही, क्या मुंबई में माहौल अच्छा नहीं है, स्विट्जरलैंड जाना है, वो शाम तक चला जाएगा। अपने रूम का माहौल अच्छा नहीं है, अशोक उद्यान जाना, अपन नहीं जा सकते क्योंकि अपन रह रहे 12वीं रोड, तो वहां तक जाने में सिटी बस वाला 12 रुपए किराया लेता है। तो कहां हाथ का मैल है भाई? हाथ का मैल का मतलब दिमाग में आया ना स्विट्जरलैंड, मतलब कल सुबह स्विट्जरलैंड। अपने पास तो पर्सनल मोटरसाइकिल है, उसके पास में पर्सनल जेट है, बू करके उड़ जाएगा वो तो। और अपन तो सिटी बस में भी नहीं है, कोई मौका मिले तो भाई साहब ले जाओ, और आते हुए मिले तो ठीक, नहीं तो शाम को 8 बजे वहां से निकलेंगे, सुबह 6 बजे तक तो रूम तक पहुंचते हैं, फिर नहा धो के कोचिंग आओ। भावनाओं से पेट भरता ना तो हो जाता, ऐसा नहीं है। फिर बात आती है आपके मुनि तुम होई कपि बंदर इंद्र को जानते हो औषधि, इस पे बात करूंगा, इस पे विवाद है। क्या है इसमें? कुछ बुक्स में लिखा हुआ कि औषधि में मात्रा कितनी होती है और कुछ में लिखा हुआ मात्रा कितनी होती है 1। मैं आपके ऊपर एक बात मैं तुम्हें 50 बार बता दी और बैच के बाद में भी तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि मैंने एक भी बात आपके ऊपर थोपी नहीं है कि तुम पढ़ लो। मैं इसका भी प्रमाण बताऊंगा आपको कि औषधि 1 मात्रा ही है, आपके कभी कहीं शब्द शुद्धि में आए, संधि में आए, 1 करना। मैं कारण सहित बताऊंगा आपको, है ना, क्योंकि ये औषधि शब्द से औषध बनता है। कैसे? औषधि जो शब्द होता है उसमें आ प्रत्यय जुड़ता है, तो जब आ प्रत्यय जुड़ता है तो ओ की मात्रा हमेशा किसमें बदलती है? औ में, और अंतिम वर्ण की मात्रा हटेगी, जुड़ जाएगा, शब्द क्या बनेगा? औषध। ये प्रत्यय में पढ़ाऊंगा तब तुम्हें चीज समझ में आ जाएगी। आ प्रत्यय पढ़ाऊंगा और जिन्होंने पढ़ रखा ना प्रत्यय उसको पता भी हाँ ऐसा होता है, ठीक है। विभु मन आत्मा या ईश्वर के अर्थ में आता है, इंदु मन चांद होता है, और इंदुर मन, इंदु मन चांद और इंदुर मन चूहा। क्या होता है? चूहा। अब चांदनी नहीं आना चाहिए किसी के दिमाग में। ओक मन होता है प्रवाह, बहाव। ओज तेज वाणी के संदर्भ में, ओजस्वी जो है, इच्छा तुम जानते हो, इष्ट। इष्ट का मतलब देवता नहीं होता है, इष्ट का मतलब होता प्रिय। अगर इष्ट का मतलब देवता होता तो अपन ऐसा क्यों बोलते ये मेरे इष्ट देव है?
अगर इष्ट का मतलब ही देवता है तो अपन इष्ट के पीछे फिर देव काहे लगा रहे हैं? तो इष्ट का मतलब क्या होता है? प्रिय होता है। सिंधु नदी का नाम है, कटु मन कड़वा होता है, साधु तुम हो ही। उसके बाद में आता अच्छा अवले। अवले का मतलब होता है चटनी, और ऐषण मन इच्छा होता है। अवले मन चटनी, चटनी जानते हो ना, बस। आसो का मतलब होता है रस, आस्पद मन होता है स्थान, राका मन होता है रात, लेकिन राका हर रात को राका नहीं कहते हैं, पूर्णिमा की रात को क्या कहते हैं? राका। और राका का विलोम शब्द क्या होता है? कुहू। क्या होता है? कुहू होता है। कुहू कहते हैं अमावस्या की रात को। राका मन होता है पूर्णिमा की रात, और कुहू मन होता है अमावस्या की रात। भू मन भूमि, मई मन भूमि, वधु स्त्री पत्नी जानते हो, ऊर्जा और उष्मा जानते हो। ऊर्ध्व मन होता है उबड़ खाबड़, ये ध्यान रखिएगा। द्राक्षा मन होता है दाखा। दाखा सब सुना हुआ है? दाखा तद्भव है और द्राक्षा तत्समय। सती जो जिसने सत्य का पालन किया हो, प्रेक्षा। वैसे तो प्रेक्षा का अर्थ होता है श्रेष्ठ दृष्टि से देखना, ये ध्यान रखिएगा। औदार्य उदारता, औचित्य उचितता, औत्सुक्य उत्सुकता, ऐन्द्रजालिक भगवान इंद्र का जाल, इंद्रजाल से बना हुआ शब्द है। चमू मन सेना, कारा मन कैदी, आवास और आगार, आगार मन स्थान, आवास तुम जानते हो। ऐक्य मन एकता, ऐश्वर्य मन ईश्वर से बना हुआ, धन वैभव की बात। सरयू नदी का नाम है। उर्मी मन लहर होता है, औषध जड़ी बूटी से बनी दवाई की बात होती है, और ईश मन ईश्वर होता है। तो ये अधिकांशतः यही प्रयोग मानने वाले हैं, ये क्लियर रखिएगा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें होगी जो लेके मैं आपको आगे करवाऊंगा। तो सबसे पहली बात सुने ध्यान से, किसकी बात कर रहे हैं अपन? स्वर संधि की। तो स्वर की बात कर रहा हूं, छोटी सी कहानी सुनो। देखो, संधि में जो भूमिका में समय लगता है वो आगे नहीं लगता, ध्यान रखना है। क्योंकि घर पे कभी अभी इन दिनों में या आपके समझने के बाद आपके मकान बना हो तो ट्राई कर लेना वहां पर देख करके। नींव में जो समय लगता है ना, वो ऊपर आने में नहीं लगता है। नींव 20-25 दिन, महीना भर तक चलती है नींव का कार्य, और नींव से ऊपर लेके छत आने तक 10 दिन में कारीगर खड़ा कर देता है। इसका मतलब है कि स्वर संधि बेसिक क्लियर होते ही समझ लेना, झट से संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो स्वर संधि की बात कर रहा हूं, सुने ध्यान से। हरीश नाम का एक लड़का है। क्या नाम है लड़के का? हरीश नाम का एक लड़का है। भानुदय के समय, भानुदय बोले तो सूर्योदय के समय, पिता से ऋण लेकर के बोलो कहां गया? विद्यालय गया। हरीश नाम का एक लड़का है, भानुदय के समय पिता से ऋण लेकर के कहां गया? विद्यालय। आपने कहा वहां कौन मिला? बोला रमेश। बोला रमेश कैसा लड़का है? तो आपने कहा रमेश कैसा है? परोपकारी। उसके साथ कौन था? तो आपने कहा ऋषि था। और कौन था? ऋतु थी। क्यों थी? क्योंकि उनके ऊपर क्या हो चुका था? ऋण हो चुका था। क्या हो चुका था? ऋण हो चुका था। फिर आपने कहा यह घटना कब कब होती है? तो उत्तर दिया घटना कब कब होती है? सदैव। इसका मतलब अगर सदैव होती है तो हमें उनको क्या देने की आवश्यकता है? परमौषधि। अगर परमौषधि नहीं दी तो वो माता से क्या लेंगे? आज्ञा। और आज्ञा लेकर के हमारे ऊपर वो क्या करने लग जाएंगे? नहीं तो वो हमारा क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। तो कहा स्वागत किससे करेंगे? तो आपने कहा नैनो से करेंगे। और नैनो से कब करेंगे? जब क्या चलेगी? पवन चलेगी। वापस सुन लो। हरीश नाम का लड़का है, भानुदय के समय पिता से ऋण लेकर के बोलो कहां गया? विद्यालय गया। कहां गया? विद्यालय गया। ठीक है। फिर वहां पर कौन मिला? रमेश। रमेश कैसा लड़का है? परोपकारी। साथ में कौन था? ऋषि। और कौन थी? उसकी वजह से क्या हो गया? ऋण। ये घटना कब कब हुई? सदैव होती है। बोलो कब कब होती है? इसका मतलब हमें क्या देने की आवश्यकता है? अगर परमौषधि नहीं देंगे तो माता से क्या लेंगे? आज्ञा लेकर हमारे ऊपर क्या करेंगे? नहीं तो हमारा क्या करेंगे? किससे करेंगे? कब करेंगे? जब पवन चलेगी। ये आपके पूरी की पूरी 5 संधियां हैं, मैं इसी पे आपको पढ़ाने वाला हूं पूरा। इसी को कॉन्सेप्ट बेस में उतारेंगे। ये तो एक पहचान है। कैसे हुई पहचान? तो तुम भी पहचान लो। दीर्घ स्वर संधि की पहचान कहती है बच्चों, आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बोलो किसकी मात्रा? री की मात्रा। उसके बाद में
ए की मात्रा, ओ की मात्रा और किसकी मात्रा, अर की मात्रा। ये नहीं सीखोगे तुम, अर नहीं सीखोगे। मैं तुम्हें यह सिखाऊंगा कि बेटा किसी शब्द के अंत में इस प्रकार की स्थिति दिखे और शब्द यौगिक हो तो आंख बंद करके ठोक के आ जाना कौन सी संधि गुण। इसीलिए लिखा है वहां पर ऋषि, ये रहा ऋषि, लिखा है ऋतु, ये रही ऋतु, लिखा है ऋण, ये रहा ऋण। आपको हर बार नहीं पढ़ना है क्योंकि हर की मात्रा सामान्य विद्यार्थी की जानकारी से बाहर है, यह ध्यान रखना है। मात्रा तो 10 पढ़ी आपने, तो ये तो नया ही फंडा है। मात्रा का मतलब होता है किसी भी वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, कालमान यह मात्रा कहलाता है। तो मैं एक शब्द बोल रहा हूं महर्षि, महर्षि, महर, महर, पर ये जो आवाज आ रही है ना, इसको मात्रा का है। तो ये नहीं आएगी आवाज पेपर में। अपने तो इतना याद रखो, किसी शब्द के अंत में ऐसे ऋण हो, ऐसे ऋषि हो और ऐसे ऋतु हो, तो किसी से कोई बात नहीं पूछनी है, सीधा ठोक के आ जाना कौन सी संधि है, गुण संधि। उसके बाद में वृद्धि, वृद्धि की बात करता हूं तो किसकी मात्रा, आई की मात्रा और किसकी मात्रा, औ की मात्रा। उसके बाद में यण कहता है य व र से पूर्व, बोलो कैसा वर्ण, आधा वर्ण। अरे वो नियम किताब वाला मत याद करना, वो भी सिखा दूंगा। वो आप पढ़ते हो ना, ई की मात्रा, ई की मात्रा प्लस असमान स्वर, ऊ की मात्रा, ऊ की मात्रा प्लस असमान स्वर, री की मात्रा प्लस असमान स्वर। मैं दोनों वे में पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो तुम। मैं तुम्हें किताबी बात भी लिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल अपना टारगेट क्या है, संधि की पहचान और उसका विच्छेद सही होना चाहिए एग्जाम हॉल में, बाकी विद्वान नहीं बनना है। मैं वो किताब वाला जो है पोर्शन है, वो पॉइंट में मैं लिखा के चलूंगा, आप एकदम चिंता मुक्त रहो। अब जैसे अयादी संधि है, अयादी संधि किताब में कहती है कि अय की आवाज आए, आय की आवाज आए, औ की आवाज आए, आओ की आवाज आए। तो पेपर में आवाजें अक्सर नहीं आती है, बहुत शांति होती है, तो अपने उससे काम नहीं चलाना है। अपने तो ये चीज याद रखनी है कि या व से पूर्व पूरा वर्ण। तो देख लो यहां पर व से पहले आधा, य से पहले आधा और र से पहले आधा। र से पहले आधा किस किस को नहीं दिख रहा, वो हाथ खड़े करो पहले कि सर मुझे अभी तक नहीं समझ में आया। य से पहले आधा दिख गया, व से पहले आधा दिख गया, लेकिन यहां पर र से पहले आधा मुझे नहीं दिखा, वो हाथ खड़े करो। डरे नहीं, इसमें मैं बताऊंगा तभी तो पता चलेगा ना। जितने हाथ खड़े हो रहे हैं ना, उसको कम से कम 20 से मल्टीप्लाई कर लो भले। और अभी मैं पूछ लूंगा तो फिर वो है कि पता ही नहीं है मुझे। एक तो क्या होता है, तुम तुम्हारी जिज्ञासा ही नहीं बताते हो। जिज्ञासाओं का मतलब है जब चीज पूछ रहा हूं नहीं समझ में आती है। कुछ बच्चे तो संकोचवश नहीं पूछते हैं, यार मैं पूछूंगा तो पड़ोसी क्या सोचेगा, पड़ोसी तो मारा फेर रहा है कि तू पूछ ले तो मेरी इज्जत बन जाए बस। और वो पास वाला इतना झूठा होता, वो जैसे ही मैं उत्तर बता, मैं नहीं हर टीचर की बात कर रहा हूं, जैसे ही टीचर उत्तर बता रहा है वो पड़ोसी को कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था। वो आपको डिमोटिवेट कर रहा है। मित्र दो तरह के हैं, आपके कंपटीशन की तैयारी करते हो, आपके पहचानने में फर्क होना चाहिए, आपके पहचानने की स्थिति क्लियर होनी चाहिए। और पढ़ने में हमेशा याद रखना, जब तुम पढ़ाई करते हो तो मित्र अपने से बुद्धिमान रखो, उसके सामने एकदम अबोध बन के रहो, आपको कुछ नहीं आता है। एक तो उसको मानसिक संतुष्टि मिलती है, हाँ ठीक है इसको कुछ नहीं आ रहा है। ज्ञान है तो उसको बाहर मत फेंको। कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़ी चीज होती है उसको लेके ग्रुप में डिस्कस करते रहते हैं। एक दिन पढ़ के आता है, फिर वो इसका पर्यायवाची बता रहा, इसका विलोम शब्द बता रहा, वो राजा कब पैदा हुआ था। इतने भोले बन जाओ कि राजा का नाम ही नहीं सुना है। और पढ़ाई में हमेशा अपने से श्रेष्ठ आदमी को साथ रखो। देखो एक तो होता श्रेष्ठ होना, एक होता श्रेष्ठ दिखना। दिखना कहां पर है, वो हुनर होना चाहिए। होना कहां पर है, वो हुनर होना चाहिए। कभी कभी तुम्हें लगे तुम काले हो तो अपने से भी अखंड काले को साथ में रखो। मैं कह रहा हूं तुम एकदम गोरे चिट्टे दिखोगे, वो तो है दिखना। भाई अंग्रेज हम अपने को काला कह के गए थे, बहुत दुख हुआ था चार अंग्रेज काला कैसे कह के गए। फिर हमने वेस्ट इंडीज वालों को खोज लिया, उसके बाद अपने जीवन में संतुष्टि है कि साले हम इतने तो काले नहीं है जितना अंग्रेज कह के गए थे। क्योंकि गैल जब पास में खड़ा होता ना तो अपन अंग्रेज दिखते हैं। तो वो तो दिखना,
होना मतलब कुछ ऐसे मित्र होते हैं, जब हम तैयारी करते थे हमारे साथ भी रहता था, जैसलमेर अभी कांस्टेबल लगा वो लड़का, वो शाम को जब आता था रूम पे तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये बंदा इंस्पायर करता है। लेकिन फिर आगे बढ़े, कंपटीशन फील्ड में पढ़ाना शुरू किया, तब पता चला कि वो आदमी इंस्पायर नहीं करता था, वो डिमोटिवेट करता था। वो एक ऐसा सवाल ढूंढ के लाता था जिसका दूर दूर तक उसको पता गाइडों में कुछ आई नहीं। अब 2010-11 के साथ बात करूं, उसमें ना तो इतने संसाधन थे, ना कोई गाइड हुआ करती थी, एक गाइड लाते थे उसी से लेके पढ़ते। अब वो शाम को बैठ के एक सवाल ढूंढता था हमारे लिए, फिर वो सवाल ढूंढ के वो अगले दिन पूछता था। अब आके आपको किसी ने पूछ लिया कि बकरी की छतरी कहां पर है, आपसे पूछा राजस्थान इतिहास पढ़ लिया, बोला पढ़ लिया, आर्टिकल्चर बोला पढ़ा दिया सर ने, पूरा पढ़ लिया, हाँ 2 बार घोट लिया, और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है यार पूछ कहां से पूछना है। अब उसने कहा बकरी की छतरी कहां पर है, अपन तो खत्म। 16 खंभों की पढ़ी, 32 की पढ़ी, कुत्ते की पढ़ी, 84 खंभों की पढ़ी, रानी की, राजा की, साली बकरी कहां रह गई, घोड़े की छतरी पढ़ ली। अब वो उत्तर देगा ना तब और तुम 0 लेवल पे चले जाते हो। अरे यार कितना सरल है, इस राजा ने बनाया था, अब बनाया था, हालांकि ऐसी बकरी की कोई छतरी नहीं है, मैंने उदाहरण दिया एक, इसने बनाया था, ऐसा बनाया था, क्यों ऐसे नहीं तुम आर्टिकल्चर वाले का गला पकड़ लो, बकरी की छतरी बताओ, मास्टर मर जाएगी साला, बकरी की छतरी था ही नहीं। अब वो आपको एक्सप्लेन करेगा तब आपको लगे यार इसको कितना आ रहा है। अरे कितना नहीं, वो रात से बैठा बकरी की छतरी लेके तुम्हारे लिए, तुरंत मना कर दो, आता ही नहीं है, तुरंत ही प्रभाव से मना कर दो। आज भी जब कभी, जैसे मैंने एक दिन आपको बताया, पुलिस वाले ने मुझे चलते पूछा था गाड़ी रोक, उज्जवल में संधि बता, ये अभी गाड़ी चेकिंग चल रही थी, तो पूछा उत्कर्ष में पढ़ाते हैं, मैंने कहा हाँ बातचीत हुई, ऐसे देख रहा है, सच में क्या है, बोला उज्जवल में संधि बता, मैंने कहा आओ कभी हवेली पे बताएंगे। ऐसे चलते करते कैसे बता दूं, ऐसा की फीस 27,000 है, तुझे बता दूं संधि उज्जवल में, वहां आना फिर वहां बताऊंगा। तो कुछ बच्चे होते हैं ना जिनके अंदर मैंने कहा थोड़ा बहुत ऐसे ज्ञान होता है ना, वो इसे बम करते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। तो ऐसे दोस्तों से थोड़ा लेके दूर रहा करो, ये दोस्त नहीं, ये दोष है। तो एक तो ये सीधी सीधी पहचान आपको याद रखनी है। तो ये आपको य व से पहले पूरा वर्ण, मैं इसमें वो नियम भी बताऊंगा किताब में कि ये नियम किताब ही है। तो एक विद्यार्थी को जैसे लेके इसकी पहचान समझ में आती है वैसे लेके आपको काम करना है। तो अब अपन जो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला भाग वो है दीर्घ स्वर संधि। अब एक सवाल आपसे है कि तुम्हें कैसे क्या पढ़ना इस संधि के टॉपिक को, वो मुझे बता देना, मैं वैसे लेके पढ़ाऊंगा। मित्रों सबसे पहले तो जो कार्य प्रणाली निश्चित चलेगी वो तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं पहचान लिखाऊंगा, फिर विच्छेद का नियम पढ़ाऊंगा और उसके बाद में आगे बात करूंगा। अब अगला मेरा फंडा ये रहता है, मैं 2 टाइप से करवाता हूं, सुन लेना। नंबर 1 तो ये है कि मैं पहचान लिखा दूंगा कि दीर्घ स्वर संधि की ये पहचान होती है और ऐसे ऐसे शब्दों को तोड़ा जाता है। फिर मैं आपको उदाहरण बोर्ड पे लिख के दूंगा, सारे जितने भी लेके मुझे लगता है कि संभावित ये बन सकते हैं या बने हुए हैं वो दूंगा, और आपको 2 से 5 मिनट का टाइम देके विच्छेद आपसे ही करवाऊंगा, फिर मैं विच्छेद करवाऊंगा, जिससे आपको यह पता चल जाए कि जो मैंने नियम पीछे आपको पढ़ाया है वो सच में आपको समझ में आएगा, आप हाँ में यहाँ मिला रहे हो। और दूसरा फंडा यह है कि विच्छेद भी मैं ही करवा दूं सीधा ही लिख करके, और मैं सीधा नियम लिखा फिर उदाहरण लिख के मैंने विच्छेद साथ में करवा दिया। तो तुम्हें कैसे लेके करना वो बता दो। विच्छेद तुम करोगे, 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे पूरी संधि में, मान के चलो अपन 40 मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे पूरी संधि में, लेकिन ये जरूर पता चल जाएगा कि हमारी गलतियां वो कहां रही है, ये थोड़ा फायदा मिल जाएगा, है ना। और दूसरा क्या होगा, मैं लिखाऊंगा तब तुम मेरे हाँ में हाँ मिलाओगे, लेकिन अगर मैं उदाहरण यहां से भी जोड़ जाड़ के बताऊंगा ना तो भी तुम दिमाग पर जोर दोगे, नहीं दोगे तो कॉपी में पीछे जाके देखोगे कि इसमें मात्रा कैसी आ रही है, तो देखोगे तब याद हो जाएगा, अच्छा हाँ इसमें मात्रा ऐसी आ रही है। तो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की पहचान, और पहचान की 4 मात्राएं अभी आपने लिखी थी, कौन कौन सी भाई? आ की मात्रा, दूसरी ई की मात्रा, तीसरी ऊ की मात्रा, और चौथा बंधु कौन? री की मात्रा। मैंने क्या लिखाया था पीछे नियम में साथियों, जिससे पहचान होती है विच्छेद भी उसी से, मन विकार वहीं से लेके पढ़ना है, ये ध्यान रखना है।
बातें नहीं। चलो, हाँ भाई, आ की मात्रा आपने पढ़ी, तो चलो आ की मात्रा के साथ में बात करते हैं। अब बात आती है अगली किसकी साथियों? विच्छेद की। और जब मैं विच्छेद की बात करता हूं तो विच्छेद किसका होगा? आ का। आ का विच्छेद कैसे होता है? अ या आ। धन क्या आएगा? अ या आ, राइट। धन से पहले स्वर संधि में हमेशा ही क्या होती है? मात्रा। और धन के बाद हमेशा ही क्या होता है? स्वर। जैसे उदाहरणार्थ बात करता हूं तो आपने जो बेसिक में लिखे, मैं उसी चार्ट को पूरा यहां डिस्क्राइब करने वाला हूं। आपने लिखा विद्यालय। अब आपको इसका विच्छेद आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मुझे भी पता है। मात्रा किसकी है? आ की। तो विद्या करूं कि विद्या करूं? विद्या। अलय करूं कि आलय करूं? आलय। अब आप ध्यान देना, धन के पहले आपको क्या दिख रहा है? धन के बाद भी क्या दिख रहा है? दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? बताओ, आपने शुरुआत कहां से की थी? आ से। ठीक है। दूसरी बात, मात्रा किसकी है? ई की। ई का विच्छेद किस में होगा? ई या ई के साथ। ई या ई की बात है। धन से पहले क्या आता है? मात्रा आती है। धन के बाद क्या आता है? आपने वहां पर ई की मात्रा का कौन सा शब्द लिखा था? हरीश। हरीश बोले तो हरी। हरी छोटा का बड़ा? छोटा। लेकिन ईश कैसा? बड़ा। धन के पहले क्या है? ई है। और धन के बाद क्या है? ई है। दोनों मिलके बोलो क्या बना रहे हैं? ई बना रहे हैं। शुरुआत किससे हुई थी? ई से। उसके बाद में ऊ आता है। ऊ या ऊ के साथ बोलो कौन आएगा? ऊ या ऊ आएगा। धन के पहले हमेशा ही क्या? धन के बाद हमेशा ही क्या? बोलो उदाहरण में क्या लिखा था? अरे अभी बताया था। बानू मामा से कैसा होता है? छोटा। तो मात्रा कैसी? और उदय भी कैसा? तो ऊ के साथ बोलो क्या जुड़ा? क्या बना? शुरुआत भी कहां से? ओ से। री का लफड़ा है ही नहीं, कारण इकलौती औलाद है। अरे भाई बड़ा नहीं होता है, तो री के साथ री आता है, ध्यान रखिएगा। और ये ले लिया पिता से क्या? ऋण। बोलो क्या होगा? पितृ। धन क्या हो जाएगा? ऋण। धन से पहले क्या? धन के बाद क्या? मिलके क्या बनाया? री। ये ध्यान रखना है। चार मात्राएं, सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी पहचान है। आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ऐसे विच्छेद करना। अब विच्छेद करना कैसे? किन का करना है? मैं आ की मात्राओं के शब्द लिखाऊंगा, ई की मात्राओं के शब्द लिखाऊंगा, ऊ की मात्राओं को, री की मात्राओं के। आपको उनका क्या करना है? विच्छेद करना है। कुछ गलतियां होगी, कुछ में मात्राएं छोटी की जगह बड़ी कर दोगे, बड़ी की जगह छोटी कर दोगे, लेकिन अगली बार जब इसको वापस लेके करोगे ना, तब ये त्रुटियां नहीं आएगी। ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले उतारो ये। अगर नहीं लिख पाओगे ना, ऑनलाइन विद्यार्थी का है कि सर क्लास पूरी हो जाती है, चिंता ना करें, मैं कल वापस लगा देता हूं, अगले दिन मुझे बता दिया करें। अच्छे से लेके लिखो इसको।